और जैसे वो जर्मनी में जब लिख रही थी, उसी समय वहां पे जो, अगर हन्ना अरेंट के बारे में देखें कि जब वो जर्मनी में पैदा हुई थी, उसी समय वहां पे हिटलर का रईस हुआ था और हिटलर शासन में आ गया था। और हिटलर के शासन में आने के कारण जर्मनी के तमाम बुद्धिजीवियों को जर्मनी छोड़ के भागना पड़ा। और हन्ना अरेंट उसी में एक थी। यानी पहले मुसोलिनी ने फासिस्ट शासन स्थापित किया इटली में, दूसरा फिर हिटलर ने फासिस्ट शासन बनाया जर्मनी में। तो वो कैसा शासन था जिसे हन्ना अरेंट छोड़ के भागी, और इसलिए उनके केंद्र में फासिज्म का विचार या हिटलर की जो यातना थी वो हमेशा थी। कि आखिर में हिटलर और मुसोलिनी ने कौन सा गवर्नमेंट ऐसी स्थापित की कि जिससे उनको भागना पड़ा और उनकी आज़ादी खत्म हो गई। तो जरा देखें कि जर्मनी में उस समय कौन सी सरकार थी, यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन जर्मनी। जर्मनी में उस समय कौन सा शासन था, इसे हम कह सकते हैं सर्वाधिकारवादी शासन, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। जो हिटलर का शासन जर्मनी में था उसे कहा जा सकता है सर्वाधिकारवादी शासन या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट या फासिस्ट गवर्नमेंट, या बहुत आम भाषा में कह लीजिए कि तानाशाही शासन। तानाशाही तो बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज है। इट मीन्स इट वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये लोकतांत्रिक शासन नहीं था। देयर वॉज नथिंग लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और तानाशाही का एक ऐसा रूप था जिसको दुनिया ने केवल 20वीं शताब्दी में ही देखा, यानी सर्वाधिकारवाद का। इसलिए आपको एक शब्द का प्रयोग किया था हमने कि हॉब्स में आपने पढ़ा भी होगा कि हॉब्स बिलीव्स इन एब्सोल्यूटिज्म। हॉब्स पूर्ण सत्तावादी है, निरंकुशतावादी है, लेकिन उसे सर्वाधिकारवादी कहना ठीक नहीं है। कई लोगों ने सवाल पूछा भी था कि दोनों में अंतर क्या है, तो मैंने कहा था कि आपको इसका पता चल जाएगा। तो कहा जाता है कि दिस टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज द ओनली दैट वाज ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी में थी, इसका मतलब इसके पहले थी ही नहीं। तो हॉब्स तो 20वीं शताब्दी में नहीं लिखा था। इस शासन में सरकार किस रूप में हो क्या रहा था? पहला, सरकार का व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र पर नियंत्रण था। यानी व्यक्ति का कोई भी ऐसा जीवन का पार्ट नहीं था जिसपे सरकार का कंट्रोल ना हो। जैसे आप देखेंगे, गवर्नमेंट वाज कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण था। और शायद ये आपको बहुत आपत्तिजनक बात नहीं लगेगी कि राज्य का नियंत्रण इकोनॉमी पे तो साम्यवाद में भी होता है। अर्थव्यवस्था यानी पूरी इकोनॉमी, कौन प्रोडक्शन करेगा, कैसे उत्पादन होगा, किसकी भलाई के लिए होगा, दैट वाज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम पर सरकार का नियंत्रण था। दूसरी बात, पुलिस और आर्मी पे तो वैसे ही सरकार का नियंत्रण होता है। पुलिस एंड आर्मी वाज अंडर द गवर्नमेंट। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। आप कहेंगे कि सामान्यतः ऐसा तो होता ही है, और सरकार का मतलब ही होता है पुलिस और आर्मी। तो अगर हिटलर का नियंत्रण पुलिस और आर्मी पे था तो इसमें कौन सी खास बात थी? लेकिन हिटलर के पास एक टेरर मशीन थी, आतंक पैदा करने की मशीन। और हिटलर के पास एक सीक्रेट पुलिस थी। सीक्रेट पुलिस का मतलब है जो चोरी छिपे आती थी, लोगों को हिरासत में रख लेती थी, और कहाँ मार के फेंक दिया पता ही नहीं चला। जैसे हमारे यहाँ देखिए, कोई भी अरेस्ट किया जाता है तो बाकायदा कोर्ट ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में रहने के ये सब बड़े फायदे हैं। यहाँ तक कि बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बिलीव इन सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जहाँ विधि की सर्वोच्चता मानी जाती है वो संवैधानिक शासन है।
यहाँ पे ऐसा नहीं था। एक सीक्रेट पुलिस होती थी और वो तलाश करती थी कौन से ऐसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार के जो भी खिलाफ बोलते थे वो सीक्रेट पुलिस आती थी, उनको पकड़ती थी और कहीं पे समुद्र में ले जाके फेंक दिया, कहीं शूट आउट कर दिया, उसका कहीं अता ही पता नहीं था। और वो सीक्रेट पुलिस वो कभी पब्लिक फेस में आती नहीं थी और दैट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यानी लोगों को पता ही नहीं चलता था कि पुलिस ने पकड़ा, किसने पकड़ा, आदमी गायब हो गया। अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाए तो अब सरकार से कंप्लेन करेंगे, सरकार ही गायब कर दे तो कंप्लेन किससे करेंगे? दैट वाज अ टेरर मशीन। और हिटलर का बाकायदा निगरानी होती थी। हिटलर इस बात को ध्यान में रखता था यूनिवर्सिटीज में कि कौन उसके खिलाफ बोल रहा है। और अब जानते हैं प्रोफेसर सरकार के खिलाफ ज्यादातर बोलते हैं। तो पॉलिटिक। और दूसरी बात थी कि देयर वाज ओनली वन पार्टी, एक ही दल था, एक ही नेता था, उसका नाम क्या था? हिटलर। तो अब देखेंगे, अगर आपको मिल की बात याद हो तो मिल ने कहा था अनेक विचार होने चाहिए। आप याद देखिए, डेमोक्रेसी में अनेक पार्टी होने का बेसिक आधार क्या है? बिकॉज आइडियाज एंड ओपिनियंस आर डिफरेंट। अगर लोगों के विचार और दृष्टिकोण अलग अलग हैं तो अपने आप में पार्टी भी अलग अलग रहेगी। इसलिए आप देखेंगे लोकतांत्रिक शासन में हमेशा मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होती है, बहुत सारे दल होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। लेकिन हिटलर ने कहा पूरे जर्मनी की आवाज एक। हिटलर ने कहा कि जर्मनी की आवाज एक, इसलिए एक ही आवाज थी। अब उसमें एक ही पार्टी थी, एक ही नेता था, इसलिए अपोजिशन, विरोध, डिसेंट, ये सब शब्दावली फासिज्म में सुनी ही नहीं जाती। अपोजिशन नहीं, एक ही पोजीशन थी। सरकार ने जो कह दिया, बाकी लोगों को क्या करना है? हाँ जी कहना है। सरकार के विरोध का तो विचार ही नहीं है। और आप देखेंगे डेमोक्रेसी में क्या है, कभी भी आप रामलीला मैदान में जा सकते हैं, कभी भी आप रामलीला मैदान में जा सकते हैं। और अभी आप देखिए कल कैसा धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, भीम आर्मी के लोगों ने एकदम से सिटी को हाईजैक कर लिया। ऐसा नजारा आप फासिस्ट गवर्नमेंट में कभी नहीं देखेंगे। मजाल थे कोई हड़ताल हो जाए। जब हिटलर जब शासन में था, अनुशासन तो देखते बनता था। काश अगर हिटलर जैसा व्यक्ति क्लास में आ जाता तो जो भी आई है ये उसूल लेके बैठी है, इसका क्या होता है, समझ रहे हैं? ये रोज सबसे अंत में आएगी, सबसे पहले बैठेगी रोज। काश हिटलर होता दोस्तों, ठांस के रख देता। अनुशासन, यानी अगर हिटलर का फॉलोअर कोई टीचर कैसा होना चाहिए? 9 बजे के बाद अगर कोई एंट्री करे, दोस्तों लोकतंत्र अनुशासन नहीं सिखाता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो समस्या होती है उसमें अनुशासन नहीं होता। लेकिन हिटलर जब आया तो मजाल है कि धरना, प्रदर्शन, हड़ताल। अच्छा, हमारे यहाँ लोकतंत्र में ये शुरू से पद्धति हो जाती है, यूनिवर्सिटी में जिंदाबाद, मुर्दाबाद। ये हम लोकतंत्र में कल्चर देखते हुए बड़े होते हैं तो ये हमारे अंदर समा जाती है। और जब भी हमें कोई रोकने का प्रयास करता है, अभी बल्कि एक सिविल सर्वेंट थे तो बता रहे थे कि जब वो ऑफिस में गए, उन्होंने कोशिश किया कि जब हमारे यहाँ खाने का जब ब्रेक होता है तो खाने का ब्रेक ऑफिशियली आधे घंटे का है, लोग 2-2 घंटे बैठ गप्पे मार रहे हैं पार्क में। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया, सारा यूनियन बाजी शुरू हो गई और शिकायत मंत्रालय तक पहुंच गई कि ये कोई किसी ने कह दिया ये छेड़खानी करता है, किसी ने कह दिया बहुत बेकार का आदमी है, ये भ्रष्ट आदमी है। यानी अनुशासन बनाना इस देश में बहुत ही कठिन है। अनुशासन की आदत ही नहीं है। और हिटलर ने एक बात कहा, नो चू चपड़, सवाल नहीं पूछना। पहला सवाल पूछना मना। बस एक चीज आप करना है, हमने कहा आप फॉलो करिए, हमने आदेश दिया बस फॉलो करिए। उसके बाद कोई किंतु नहीं, परंतु नहीं। क्योंकि याद रखिए, सरकार का विरोध करना मुश्किल ही नहीं, जो सरकार का विरोध करेगा रहेगा या जाएगा।
जाएगा। इसलिए जरा कल्पना करिए अगर हिटलर इंडिया में होता, केजरीवाल, अभी तो हमारे यहाँ पी चिदम्बरम को हिरासत में लिया गया, इतना हंगामा, अपोजिशन के साथ ऐसा, अपोजिशन के साथ वैसा। और जरा फांसीवाद में देखिए, इनको हिरासत थोड़ी लिया जाता है, रातों रात उनको पकड़ा जाता, बोरे में भरा जाता और ले जाके कहीं हिंद महासागर में खत्म हो गया मामला। किसी को पता ही नहीं चलता किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा, कहां फेंका, अब ढूंढिए लापता। यानी छठ मंगनी पट ब्याह होता तो वहां पे लेट नहीं करता था। आप कहेंगे यार ऐसा ऐसा शासन, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं? प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बता रहे वैसा था। मैं प्रशंसा कहां कर रहा हूं, बता दो। मैं किसी चीज को बताने के लिए उसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। आप कहेंगे कि फिर इसका मतलब है। और दूसरा, हिटलर ने तो यहां तक कहा, हिटलर का पूरा कंट्रोल किस पे था? मीडिया पे। हिटलर का यानी सरकार का पूरा नियंत्रण मीडिया पे होगा। इसका मतलब है, जरा कल्पना करके देखिए, अगर हिटलर जैसा शासन भारत में आ जाए, केवल एक चैनल रहेगा, दूरदर्शन, राज्यसभा और लोकसभा, ऑल इंडिया रेडियो। बाकी एनडीटीवी, आज तक, कल तक, परसों तक, जो भी टाइम है वो सब खत्म। जितने भी टेलीविजन चैनल हैं, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट, देयर इज ओनली वन वॉइस। देश की आवाज कौन सी होनी चाहिए? इसे याद रखिए। कई बार जब लोग कहते हैं एक संविधान, एक झंडा, एक विधान, लोग कहते हैं यार ये इशारा क्या है? इसीलिए आप देखें कई बार जब इस तरीके की बातें होती हैं तो लोग कहते हैं यार ये तो मतलब कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं क्या? जब ज्यादा ब्लंटली बोल देते लोग कहते हैं यार ये तो हिटलर और मुसोलिनी के इसी कहता था, एक झंडा, एक विचार, एक विधि, एक संविधान, एक ही क्यों? आप याद रखिए, हिटलर यही क्या करता था, मीडिया। इसका मतलब है, अगर अभी तो आप अनेक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में 1000 न्यूज़पेपर से ज्यादा छपते हैं जिनकी ठीक ठाक सर्कुलेशन है। उसके बाद जैसे चाइना में एक ही न्यूज़पेपर छपता है, ग्लोबल टाइम्स, आप पढ़िए उसको। चाइना में आज भी एक ही टेलीविजन है सरकार का, और हमारे यहाँ 250 टेलीविजन। पहले कड़पड़ कड़पड़ उधर लगे, तमिलनाडु का उधर आएगा, उधर फिर ईटीवी मराठी, ईटीवी बंगाली, पता नहीं जितने न्यूज़पेपर, उतने पत्रकार, उतने मीडिया। ये डेमोक्रेसी है। हिटलर के आने के बाद सब कुछ बंद हो जाता, एक आवाज। इसलिए जो सरकार कहेगी वही आपको पता चलेगा, जो सरकार बताएगी वही आपको पता चलेगा। सरकार ही एकमात्र सच जानने वाली है। ऐसा जर्मनी में शासन था। हाँ, ये बात अलग थी, आर्थिक प्रगति खूब हुई, ट्रेन सही समय पे चलने लगी, उत्पादन बढ़ गया, ये सब तो हुआ। लेकिन एक बात रोका गया, बोलना मना है। तो मिल की आजादी कहां गई? मिल ने कहा था पूरी सभ्यता के खिलाफ एक व्यक्ति बोलेगा, हिटलर ने कहा था पूरी सभ्यता के लिए एक नेता बोलेगा। और हिटलर मुसोलिनी कहा करते थे सोचने की गारंटी हमने ले रखी है। इसलिए उसने कहा था लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोकतंत्र में सभी लोग सोचने का प्रयास करने लगते हैं। सभी दावा करते हैं कि सब लोग सोच सकते हैं, और जहां सब सोचेंगे उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। सोचना एक को है, बाकी किसको करना है? आप कहेंगे यार ये शासन का रूप है, फौजियों का ऑर्डर। जैसे कमांडर ने कहा, एक अफसर सेना में तो ऐसा अनुशासन होता है। आप कहेंगे यार ये मुसोलिनी हिटलर है कोई सेना का अधिकारी? हाँ, तो सेना का यूनिफॉर्म ही पहन के आते थे, सेना का यूनिफॉर्म पहन के आते थे, अनुशासन वैसा रखते थे। और सेना में कैसा अनुशासन होता है? एक बार कमांडर सेना को कमांड कर रहा था, उनका 9 जवानों आगे चलो, 10वां जवान रुक गया। कमांडर ने कहा ये क्या है, रुके क्यों? सर आपने कहा केवल 9 तो आगे चलो, हम तो 10वें नंबर में खड़े हैं। अरे 9 जवानों का मतलब है सभी जवान, 9 का मतलब नंबर नहीं है। तो सेना में डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा। आपको क्या सीखना है? कर्तव्य। आपका अधिकार नहीं होता,
हमारे यहाँ लोकतंत्र ने क्या कह दिया है? अधिकार, जो देखो वही अधिकार। किसी से पूछो कर्तव्य क्या है? वो नहीं। अब देखे, मैं देख रहा था बाढ़ आ गई तो तमाम लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। सब सरकार ने कुछ नहीं दिया और 10 बच्चे पैदा करके बैठे हुए हैं। और कौन को बताए कि क्रिकेट टीम पैदा करके रखो, सरकार जीवन में कैसे दे पाएगी यार? कर्तव्य भी निभाएंगे। और हमारा कर्तव्य क्या है? सामाजिक संस्कृति का मूल कर्तव्य का अध्याय किसी को याद नहीं होता। फंडामेंटल एक एक याद है। इसलिए हिटलर क्या बताएगा? कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, कल्चर के प्रति कर्तव्य आपका होगा। इसलिए बोलना मना है। और हिटलर ने तो यहां तक कहा फिल्में कैसी बनाई जाएंगी, लव स्टोरी नहीं। हिटलर ने कहा मैं ठांस दूंगा, कोई फिल्म डायरेक्टर आया, कोई ऐसा स्टोरी जो लव स्टोरी हो, नाटक, यानी बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, महान है। लड़ना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। ये बच्चों को शुरू से पढ़ाया जाना चाहिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? फाइट। लड़ने से सभ्यता का विकास होता है, लड़ने से व्यक्तित्व का विकास होता है। और शांतिपूर्ण व्यक्ति वैसे बेकार हो जाता है जैसा रुका हुआ पानी। इसे याद रखिए, जो याद रखिए, दो सुबह से शाम तक 2-4 बार हाथ पैर चला लेता हो, वो शासक बनने के योग्य, वही सभ्यता का निर्माता बनेगा। मिल कहा था विचार चलाओ, हिटलर ने कहा था हाथ पांव चलाओ। तलवार से इतिहास लिखा गया या विचारों से? ये देखो, विचारों से इतिहास लिखा गया, तलवार से लिखा गया। बताओ कोई विचार देने वाला आज तक शासक बन पाया? इसलिए हिटलर ने सीधा कहा पूरा फिल्मों पर नियंत्रण होगा, मीडिया पर नियंत्रण होगा, पूरे शासन पर नियंत्रण होगा, स्कूल पर, करिकुलम पर। और हिटलर ने तो यहां तक कहा कि कुछ ऐसा धर्म बनाया जाए जिससे लोग थोड़ा सा महान बने। क्योंकि ईसाई धर्म ने सबको अजीब सा कायर बना दिया। ईसाई धर्म ने क्या सिखाया? सदा सच बोलो। कोई एक गाल पे चाटा मार दो, दूसरा गाल इधर कर दो। दैट वाज अ लेसन ऑफ क्रिश्चियनिटी। If somebody is slapping to me on one side of my cheek, we should turn other side. हिटलर ने ऐसा नहीं कहा। हिटलर ने कहा किसी की हिम्मत है तो चाटा मार देगा, उसका गला नोच लो। इसलिए उसने कहा एक नया विचार बदलना है, एक नया, यानी हिटलर सीधा कहता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और हिटलर के हिसाब से व्यक्ति का महत्व है या राष्ट्र का? राष्ट्र का, नेशन। और उसने कहा भी था, उसने कहा कि जर्मनी के लोग, उनका जर्मनी के लोग, अच्छा, जर्मनी हैज ऑलवेज बीन वेरी पॉपुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। द रेशियो ऑफ जर्मनी इज ऑलवेज हायर इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। जर्मनी की जनसंख्या घनत्व तो हमेशा से ज्यादा रहा है। और जहां जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा रहेगा वहां लोगों के पास मकान छोटे छोटे रहेंगे। और हिटलर ने कहा कि जर्मन वासियों, आर्य प्रजाति के लोग, शर्म करो तुम लोग, बहादुरों के खोपचे में रह रहे हो। पूरा साइबेरिया का मैदान पड़ा है, लूट लो, सब कैप्चर कर लो। इसे याद रखिए, अगर आप नेहरू विहार, गांधी विहार खोपचे में रह रहे हैं तो आप अपने ऊपर पहले सोच के देखिए, आप बहादुर है, कायर लोग हैं। बहादुर लोग खोपचे में कभी नहीं रहते। हिटलर ने यही कहा। हिटलर ने कहा जर्मन वासियों पूरा नाप लो, पूरा कब्जा कर लो, पूरा साइबेरिया का मैदान कब्जा कर लो, बहादुर बनो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी ये दुनिया दौड़ है दोस्तों, रेस है, कंपटीशन है। बचेगा कौन? जो शक्तिशाली होगा, जो बहादुर होगा। बाकी सब लोग वैसे मर खप जाएंगे जैसे डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसलिए किसी को 1 इंच मौका नहीं देना है। प्यार मोहब्बत ये सब स्टोरी हटा दीजिए अगर महान बनना है तो। इसलिए क्या पढ़िए, ऐसी फिल्म देखिए, स्टंट मूवीज। अगर हिटलर रहा होता था हमारी सारी फिल्में कैसी बनती। हम प्राण ले चुके सनम, और हम क्या कर रहे हैं, दिल दे चुके। हिटलर ने कहा था युवाओं को खराब मत करो, युवाओं को सब दिल की बात बता के स्टोरी। और हम कर रहे वैलेंटाइन डे, वो क्या मनाता है? सेक्रीफाइस डे। वैलेंटाइन डे नहीं, मार्टर्स डे। क्या मनाया जाना चाहिए, मार्टर्स डे की वैलेंटाइन डे? इसे राष्ट्रवादी क्या मनाते हैं, मार्टर्स डे। अब बताइए, अगर ऐसा शासन होगा जहां धर्म पर नियंत्रण होगा,
धर्म पर नियंत्रण होगा, जहां पे स्कूल्स पर नियंत्रण होगा। हिटलर ने कहा कि बच्चों को ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाओ वो लड़ने की तरफ आगे बढ़े, बहादुरी का संदेश उनकी तरफ जाए, और ये बचपन से उनको बता दो कि वो महान है, वही पूरी सभ्यता पे शासन करेंगे। एक बार बल्कि सारे जीव वैज्ञानिक मिले और हिटलर ने कहा कि आर्य प्रजाति, आर्यन रेस इज द मोस्ट सुपीरियर रेस इन द वर्ल्ड। तो सब लोग मिले, उन्होंने कहा कि हिटलर से पूछा, सर ऐसा आपके पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण है क्या? उन्हें खामोश बेकार की बात करते हो तुम लोग। अगर कोई झूठ बात 1000 बार बोल दी जाए तो क्या हो जाती है? सच। पूरी मार्केटिंग की इंडस्ट्री से भी चलती है। दैट इज अ फासिज्म। झूठ ही बात तो बोली जाती है और पॉलिटिशियन नो दैट। पॉलिटिशियन ये बात जानता है। अब जरा देखिए, ऐसे शासन में आजादी के लिए कोई जगह थी? व्यक्ति के लिए, आलोचना के लिए, डेमोक्रेसी के लिए? इसलिए अगर हम कहें कि हिटलर का शासन क्या था, अगर सैद्धांतिक रूप में बात करें, इट वॉज एंटी डेमोक्रेटिक। हिटलर का शासन कैसा था? तभी तो फिर हन्नान की बात आएगी। हन्नान ने पहला आलोचना इसी बात पे किया, और हन्नान तो जान बचा के भागी। याद रखे, सारा दिमाग चलना बंद हो जाता है जान खतरे में हो। जान है, हॉब्स ने कह दिया, हॉब्स ने बिल्कुल सही कहा, उसने कहा पहले जान बचा के भागो। कई तो विद्वान मारे गए, कई विद्वान थोड़े अड़ियल थे, उन्होंने कहा ना मैं हिटलर की आलोचना करूंगा। हन्नान जैसे लोगों ने देखा कि, इसलिए आपको बताऊंगा, पूरा फ्रैंकफर्ट स्कूल भाग के कहाँ गया था? अमेरिका में। पूरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भाग खड़े हुए, और हन्नारन भी भाग खड़ी हुई। और उसके बाद उन्होंने अपना देश छोड़ा, आजादी छोड़ी, स्वतंत्रता को लूटते हुए देखा, राष्ट्रवाद को बढ़ते हुए देखा। आपको नहीं लगता कि आजकल पूरी दुनिया में फिर से राष्ट्रवाद चरम पे जा रहा है? भाई हर विचारक की अपनी प्रासंगिकता होती है। जैसे आप देखो, एंडरसन ने कहा था कि मार्क्स इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज कास्ट, एथनिसिटी, नेशनलिज्म इज ग्रोइंग। उसी दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं, इसलिए तो मार्क्स की उपयोगिता ज्यादा है कि आजकल मानव संकीर्ण आधारों में बट रहा है। और जब हन्नान ने बात कही, आज उनकी बात क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि आप देखेंगे चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है। चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। कई बार जब लोग, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, कई बार जब इंडिया और चाइना को कंपेयर किया जाता है तो वाई वी रेट चाइना इन ए बेटर पोजीशन। चाइना क्यों अच्छा है? क्योंकि उसकी इकोनॉमी का साइज हमसे 5 गुना बड़ा है, देयरफॉर चाइना इज गुड। चाइना क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां पे इकोनॉमी बेटर है, या लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वहां बुलेट ट्रेन है, बड़ी बड़ी स्काई क्रैपर्स हैं, तो देयरफॉर चाइना इज गुड। आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता। आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए? अगर आजादी चाहिए तो हन्ना अरेंट के साथ आइए, और रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो इसे याद रखिए। बहुत लोग कहते हैं चाइना में ऐसा हो रहा है, चाइना में ऐसा हो रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि आर्थिक प्रगति की सबसे तेज रफ्तार हमेशा से गैर लोकतांत्रिक शासन में ही रही है। अगर आपको याद होगा, मिल ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई थी? व्हाट इज द बेस्ट फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी? जहां व्यक्ति को नैतिक होने का अवसर मिले, जहां व्यक्ति को नैतिकता का विकास हो, उसके व्यक्तित्व का विकास हो, दैट इज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ ए डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इकोनॉमिक इफिशियंसी नहीं है, आर्थिक विकास नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा आर्थिक विकास स्टालिन ने 20 सालों में किया, दैट इज अनपैरेलल। चाइना ने तो वंडर कर रखा है। चाइना ने 79 के बाद, चाइना इज अ वंडर, इतनी तेजी इकोनॉमी से। और वो तो कह रहा है बाई 2049 दे आर लुकिंग फॉर द सरपासिंग यूएस। वो तो अमेरिका को पीछे करने की रणनीति पे चल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, आपको क्या चाहिए? चाइना की आर्थिक संपन्नता या आजादी? तो जो चीज हन्ना अरेंट ने उस समय देखा, वही कंडीशन तो आज भी दुनिया में विद्यमान है। इसलिए, और दूसरी बात है, हन्ना एक होता है, देखिए एक चीज होता है कि आप सिद्धांत बनाइए। तो हन्ना अरेंट ने जो भी लिखा, उन्होंने पहले उसे व्यक्ति के जीवन में देखा।
भाई आजादी को दो तरीके से फील कर सकते हैं। अच्छा, मिल की आजादी पढ़ने के बाद आपको लगा कि व्हाट इज समथिंग ग्रेटर अबाउट लिबर्टी? एक हमने आजादी पढ़ी मिल के विचार को जानकर कि मिल ने ऐसा कहा, मिल ने ऐसा कहा। आजादी फील होने का दूसरा भी तरीका है। अब पी चिदम्बरम जाके पूछे, सर जेल में कैसा लग रहा है? इस समय याद रखिए, आजादी पढ़ने का एक तरीका क्या है? गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टर्न द पेजेस। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 19 पढ़ेंगे या तिहाड़ जाके एक बार देख लेंगे। इसे याद रखिए, अपना अनुभव तो सबसे अच्छा होता है। तो जो व्यक्ति, वैसे इधर से लोग यहाँ भी आ सकते हैं, एग्जिट खाली अगर कंफर्टेबल तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हन्नान को कहा जाता है, हन्नान के बारे में कहा भी जाता है, हन्ना ने किसी विचार के सैद्धांतिक प्रतिपादन के बजाय उन्होंने व्यवहारिक रूप में आजादी को खोते हुए देखा। Therefore, it was an experience from an inner sider. उनके बारे में कहा जाता है कि ऐसी व्यक्ति ने अपना विचार दिया जिन्होंने आजादी को गंवाया। तब उसके बारे में उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब है, फिर फांसीवाद कैसे आ गया, लोकतंत्र कैसे लूटा। तो फांसीवाद का अगर हम नकारात्मक तौर पर व्याख्या करें, इट इज अगेंस्ट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। सेकेंड, इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। थर्ड, it is against the constitutional government. Fourth, it is against the peace international organization. और एक तरीके से फासिज्म इज एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद है। इट इज अदर फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद है। तो क्या ये मानवता के लिए अच्छा है या बुरा है? इसको उन्होंने देखा। अच्छा, अब आप बताइए, अगर फासिस्ट गवर्नमेंट ऐसा होता है तो क्या हॉब्स ने कहा था क्या कि ऐसा सरकार होनी चाहिए? हॉब्स ने कहा था क्या? एक बात ध्यान देंगे, हॉब्स भी डेमोक्रेसी को नहीं मानता, राजा के शासन को मानता है। ये तानाशाह को मानते हैं, ये भी डेमोक्रेसी को नहीं मानते, ये सब मानता है। लेकिन हॉब्स केवल कहा करता था राज्य का नियंत्रण केवल कहां होगा? पॉलिटिक्स पर। राजा तभी किसी को मारेगा जब राजा को हटाने का प्रयास किया जाएगा। हॉब्स ने कभी नहीं कहा कि शासन का नियंत्रण इकोनॉमी पे होगा, यहाँ पे होगा, मीडिया पे होगा, रिलीजन पे, स्कूल पे। हॉब्स ने कभी ऐसा नहीं कहा। यानी हॉब्स के हिसाब से राजा का नियंत्रण कहाँ होना चाहिए? केवल पॉलिटिकल डोमेन में। Therefore, absolute government is different from the totalitarian government. हॉब्स का मानना क्या था? व्यक्ति का धर्म कैसा है, कल्चर क्या है, उससे राजा का मतलब नहीं है। पहनावे क्या है, इकोनॉमी क्या है, राजा को उससे लेना देना है ही नहीं है। राजा के लेना देना किससे है? कि जब वो राज्य पर हमला करेगा, दूसरे व्यक्ति पे हमला करेगा, तब राजा आएगा। इसलिए हॉब्स का शासन एब्सोल्यूट है, टोटलिटेरियन नहीं। टोटलिटेरियन शब्द ही फांसीवादियों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। ये शब्द ही फांसीवादियों के लिए है। और कुछ कुछ बार स्टालिन और लेनिन के लिए भी शब्द का प्रयोग किया गया कि वो भी टोटलिटेरियन थे, फांसीवादी भले न थे। सरकार तो ऐसा ही है। आज चाइना में सरकार का मॉडल कैसा है? एकदम ऐसा है। ऑल्दो चाइना इज अ कम्युनिस्ट, सरकार का शासन कैसा है? इसे नाम टोटलिटेरियन शब्द का मतलब क्या है? जब सरकार का नियंत्रण हमारे जीवन के हर पक्ष पर हो जाए, टोटलिटी ऑफ आवर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड गवर्नमेंट, देयरफॉर इट इज नोन एज अ टोटलिटेरियन। जब हमारे सारे शासन पर नियंत्रण हो जाए, सारे जीवन के पक्ष पे, और हमारे जीवन का पक्ष क्या है? देर में भी, जैसे आपके जीवन का पक्ष क्या है? सुबह कहीं आप धार्मिक स्थान पे जा सकते हैं, ये जीवन का पक्ष है फर्स्ट। अब पढ़ने जाते हैं, एजुकेशनल। कहीं अगर कोई त्योहार मना रहे हैं, कल्चरल। व्यापार, इकोनॉमिक। हमारे जीवन के तमाम डायमेंशन है। तो राज्य का सरोकार तभी आएगा जब हम लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करें। बाकी हम क्या त्योहार मनाएं, क्या पहने, क्या पढ़ें, इसमें तो राज्य का हस्तक्षेप ही होना चाहिए। और हॉब्स ने कभी नहीं कहा। लेकिन इस शासन से व्यक्ति के जीवन का कोई भी दायरा बाहर
नहीं है। यानी स्टेट इज लाइक अ गॉड वेर ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल इज सबमर्ज विद इन द स्टेट। राज्य ही सब कुछ होगा, राष्ट्र ही सब कुछ होगा। तो अब बताइए, इधर फासिज्म स्वतंत्रता को मानता है या उसका विरोध कर देता है? अब जरा देखिए, अगर आप हिटलर मुसोलिनी के विचार को जानते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप फासिज्म पढ़ते हैं कि नहीं? जीएस में आप वर्ल्ड हिस्ट्री में फासिज्म पढ़ेंगे। तो जब पॉलिटिकल साइंस में इसलिए कहा जाता है उदारवाद पढ़िए, मार्क्सवाद पढ़िए, उसके बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का पूरा आपका नजरिया ही चेंज हो जाता है। कॉन्सेप्ट तो यहाँ से आता है। इसलिए फासिज्म वाज वेरी मच थ्रेटनिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। आजादी छीन ली, अधिकार छीन लिया, लोकतंत्र छीन लिया। दिया क्या है ये पता नहीं है। तो हन्नान ने इसके बारे में कहा क्या, ये तुमने सिंपल सी बात बताई। तो हन्नान ने क्या कहा, पहला उनका निशाना उसी बात पे था। पहला सर्वाधिकारवाद हेडिंग रहेगी, सर्वाधिकारवाद। टोटलिटेरियन या टोटलिटेरियनिज्म का जो हिंदी अनुवाद है वह है सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद। तो पहला पॉइंट, हन्ना आरेंट ने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ हन्ना आरेंट ने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में कहा, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में कहा, ओरिजिन ORIGINS TOTALITARIANISM, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में कहा कि सर्वाधिकारवाद लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता विरोधी विचारधारा है। इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। लोकतंत्र विरोधी और स्वतंत्रता विरोधी विचारधारा है जहां राष्ट्र के नाम पर व्यक्तियों का दमन हो जाता है, where individual is suppressed, जहां राष्ट्र के नाम पर व्यक्तियों का दमन हो जाता है, where individual is suppressed on the name of nation, उससे भी बढ़कर व्यक्ति के विशिष्ट व्यक्तित्व का विनाश हो जाता है। उससे भी बढ़कर व्यक्ति के विशिष्ट व्यक्तित्व का विनाश हो जाता है। Moreover, individuality is also destroyed, और इंडिविजुअल यूनिकनेस इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। व्यक्ति की वैयक्तिकता या व्यक्ति के विशिष्ट व्यक्तित्व का विनाश हो जाता है। आपको यह दिला दें, व्यक्ति के विनाश होने का मतलब है उसका शरीर खत्म हो जाए। सर्वाधिकारवाद ने व्यक्ति का विनाश तो किया ही, व्यक्ति की वैयक्तिकता का विनाश कर दिया। वैयक्तिकता के विनाश का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअलिटी।
एक तो होता है व्यक्ति का विनाश कर देना, दूसरा होता है वैयक्तिकता का। उसका मतलब क्या है अगला पॉइंट? जिसके अनुसार जिसके अनुसार राष्ट्र का विचार ही सभी व्यक्तियों का विचार होगा। यानी individuals thought should be submerged within the idea of nation। यानी राष्ट्र का विचार ही व्यक्ति का विचार होगा। यानी अतः कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के विरुद्ध बोल नहीं सकता। Nobody is allowed to speak against the nation। Nobody is allowed to speak against the nation। कोई व्यक्ति राष्ट्र के विरुद्ध बोल नहीं सकता। इसलिए हिटलर से भिन्न विचार हो ही नहीं सकता, या हिटलर से अलग विचार नहीं हो सकता। Nobody is allowed to criticize dissent। From the ruler or from the Hitler, and nobody is allowed to speak against the ruler, against the party, against the Hitler। तो आप देखेंगे ये व्यक्ति के विनाश का मतलब नहीं है। फांसीवाद तो व्यक्ति का विनाश करता ही है, व्यक्ति की अलग सोच का विनाश कर देता है। और आप देखेंगे लोकतंत्र का मूल्य ही फंडामेंटल है। अगर मिल की बात आप देखेंगे तो व्हाट वाज सेड बाय मिल, मिल का जस्ट अपोजिट है। मिल क्या कहता है? हर व्यक्ति के विचार अलग है, हर व्यक्ति का महत्व अलग है, और हर व्यक्ति बोलेगा कि हर व्यक्ति बात सही है। फांसीवादी हन्नाट ने कहा फांसीवाद जस्ट अपोजिट पैदा करता है। एक ही व्यक्ति बोलेगा, एक ही विचार होगा, एक ही राष्ट्र होगा, एक ही पार्टी होगी, एक ही झंडा होगा, एक ही संविधान होगा, बाकी कुछ होगा ही नहीं। यानी ये सच मानिए एक तरीके से व्यक्ति पूजा थी। इट वॉज अ पर्सनालिटी कल्ट। इससे व्यक्ति पूजा को बढ़ावा मिला। देयर वॉज अ पर्सनालिटी कल्ट, यानी जो व्यक्ति कहता है वही सही है। हिटलर सभी की इच्छा जानता है। हिटलर को पता है कि आपकी हमारी बेहतर इच्छा क्या है। यानी जब हिटलर को ही हमारी बेहतर इच्छा पता है, हिटलर बोलेगा ये सब बोलेंगे। हिटलर तो कहा ही करता था बाकी क्यों बोलेंगे, बाकी से ज्यादा बेहतर तो मैं उनकी भलाई मैं जानता हूं। और आप देखेंगे इसका मतलब है, आपको याद होगा मिल की बात कि इनफेलिबिलिटी, इफ somebody is claiming that his ideas are infallible, therefore liberty is destroyed। और हिटलर दावा क्या कर रहा था? सत्य पर केवल मेरा एक अधिकार है, सत्य को मैं ही जानता हूं, सत्य का एक रूप है, इसलिए विरोध करने का, विरुद्ध में जाने का। और इसलिए इन लोगों ने तो कहा भी था कि राष्ट्र के न तो कुछ राष्ट्र के बाहर है, न कुछ राष्ट्र के विरुद्ध है, और जो कह दिया जाए वही सच है, बाकी लोगों को तो फॉलो करना आना चाहिए। इसलिए व्यक्ति के अलग होने का फिर मतलब क्या हुआ? याद रखिए व्यक्ति वस्तु में कुछ तो अंतर होता है। अब इतने व्यक्ति की विशिष्टता देखना हो तो अपने पार्टनर के साथ आप देख लीजिए, डिफरेंसेस आते रहते कि नहीं? जबकि पार्टनर के दो ही लोग हैं, और फॉरगेट अबाउट पार्टनर्स, अपने भाई बहन में झगड़े होते कि नहीं झगड़े होते? खूब झगड़े होते हैं। यानी दो लोगों में इतने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं। तो इतना बड़ा समाज है, सब लोग एक जैसे सोचें, ये मानवता का अपमान है। आजादी के दमित करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए एक बात याद रखिए, मैं भी आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं 2 आर्टिकल हिंदू पढ़िए तो हिंदू पढ़े बड़ा मजा आता है, सरकार की आलोचना होती है, और हमें दूसरा पक्ष भी जानना चाहिए, तभी तो हम उसको बैलेंस कर पाएंगे।
हिंदू का आइडिया एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये बात सच है, हमें उसको बैलेंस करना है, ये हमें आलोचना भी आनी चाहिए। तो अभी अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ऑन द नेम ऑफ सॉवरेंटी लिबर्टी इज सप्रेस्ड, ऑन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लिबर्टी इज सप्रेस्ड। अच्छा अभी देखिए, आतंकवाद के कानून में जो परिवर्तन हुआ है, किस नाम पे? राष्ट्रीय सुरक्षा। और आप देखेंगे राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, राष्ट्र ज्यादा आगे बढ़ेगा तो खतरा कहां तक आ सकता है? हन्नान ने कहा। इसलिए सवाल ये है, हम सरकार के खिलाफ बोलें तो देशद्रोही हैं क्या? अब बताइए दोस्तों, हम सरकार की आलोचना कर देशद्रोही हैं? रवीश कुमार कौन है? कन्हैया कुमार कौन है? फांस दूंगा मैं। ये सब आजादी की समर्थक हैं। क्या चाहिए? आजादी। और जरा सोच के देखिए, अब आपको कभी राष्ट्रवाद पर निबंध लिखने को आ जाए, आजादी पर निबंध लिखने को आ जाए, और राष्ट्रवाद की फिलॉसफी आपको पता हो गई, आजादी की फिलॉसफी पता हो गई, आपसे अच्छा ऐसे कौन लिख पाएगा? मजाक कर रहा हूं, गंभीरता से बता रहा हूं आपको। अब कई बार मेरी बात मजाक कहने का अंदाज भले मजाक किया होगा, ऐसा ही बात भाई, डिबेट यही चल रहा है, नेशनलिज्म लिबर्टी, नेशनलिज्म लिबर्टी। इतिहास गवाह है कि राष्ट्रवाद के नाम पर आजादी छीनी है, और कई बार तो राष्ट्रवाद के नाम पर बड़ी हिंसाएं हुई हैं यूरोप में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसका परिणाम था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कौन दो लोग सबसे बड़े उत्तरदायी थे? ये खून के प्यासे लोग थे दोस्तों, ये कटप्पा, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर। तो आप कहेंगे इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं? इनको पढ़ इसीलिए हैं किसका महत्व समझ में आ जाए, इसलिए क्योंकि अदर के फिल्म अगर विलन ना हो तो हीरो का महत्व होगा ही नहीं। समाजवाद हीरो है, उदारवाद हीरो है, फांसीवाद क्या है? विलन। वी नीड सम विलन जिससे हम समझ सकें कि आखिर में हीरो कौन है। अगला पॉइंट, बस हाँ ऐसे लिखे तो इसमें ये बात सतर्कता रखिएगा, ये हन्नान का विचार लिखना शुरू कर दे ऑन ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में, नहीं, विचार सारा लिखेंगे, नाम कहेंगे मैं कह रहा हूं, उसमें हन्नान आप खुद ही बन जाएंगे, यहां खुद नहीं बनेंगे, यहां उनका नाम लेंगे। अगला पॉइंट, अगला, उन्होंने कहा कि फांसीवाद आतंक पैदा करने का एक व्यवस्थित रूप है। फासिज्म बिलीव्स इन सिस्टमेटिक स्प्रेड ऑफ टेरर। फांसीवाद आतंक पैदा करने का एक संगठित रूप है। इट इज ए सिस्टमिक फॉर्म ऑफ टेरर। आतंक पैदा करने का संगठित रूप है जिससे लोकतंत्र का विनाश होता है, इट इज ए सिस्टमिक फॉर्म ऑफ टेरर विच डिस्ट्रॉय द लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का विनाश होता है और व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है। इंडिविजुअल बिकम्स लाइक स्लेव। व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है। अच्छा स्लेव, अच्छा प्यार देखिए, दास प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन कई लोग अभी भी दास हैं। अगर किसी व्यक्ति हर इच्छा आप मान ले रहे हैं,
वो कहेगा उठो, उठ रहे हैं, बैठो, बैठ रहे हैं, वो जहां बुलाए वहां चले गए। अब समझे, व्यक्ति बचे हुए हैं, दास बन गए हैं। इसे ना कहना भी सीखिए। कोई बुलाए, हाँ भाई नहीं आ पाऊंगा, कोई नाराज है, नाराज हो जाए, भाई नाराज होना भी जरूरी है। ऐसा मानव का व्यवहार नहीं है। अगर आप ऐसा कहेगा कोई, उठो उठो, बैठो बैठो, मुस्कुराओ तो मुस्कुराओ, तो फैन होंगे या मानव होंगे? दास हो गए दोस्तों। इसीलिए कई लोग लोकतंत्र में भी दास बन जाते हैं। फांसीवादी के ने क्या कर दिया, सबको दास बना दिया, आजादी छिन गई। इसे युवावस्था में दास कभी मत बनिए। अब दास हैं भी नहीं, कैसे बनेंगे? इतना गंभीर सोचने की आवश्यकता थोड़ी है। तीसरी पॉइंट, अगला पॉइंट, सर्वाधिकारवाद के द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जाता है। टोटलिटेरियन स्टेट बिलीव इन वायलेंस। सर्वाधिकारवादी राज्य के द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जाता है। इट बिलीव्स इन वायलेंस, इसीलिए ये शांति विरोधी और विस्तारवादी है। देयरफॉर इट इज अगेंस्ट द पीस एंड बिलीव इन एक्सपेंशनिज्म। ये शांति विरोधी और सर्वाधिकारवादी है। ये शांति विरोधी है और विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिज्म। विस्तारवादी का मतलब है हमेशा दूसरे की सीमा पर अतिक्रमण करना, दूसरे के भूभाग लेना, दूसरे की शक्ति लेना। दैट इज एक्सपेंशनिज्म, एक्सपेंडिंग द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट। और इसलिए हिटलर ने कहा था कि राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जीवन मरण का प्रश्न है, या तो आप बढ़ेंगे या घटेंगे, दो ही विकल्प होगा। अगर ये सर्वाधिकारवाद है तो अब तो लग जाएगा ये मानववादी है, अमानववादी। इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ है। यानी सवाल है कि फांसीवाद में विशेषता क्या बताई जाए, ये बड़ा कहना मुश्किल है। और जो फांसीवाद की सबसे फिलोसॉफिकल आलोचना उन्होंने कर दी, वो अगर हम देखें आखिर में उत्पत्ति कैसे हुई फांसीवाद की, तब उन्होंने बताया। ये तो फांसीवाद का मतलब बता दिया उन्होंने, लेकिन हमने जिस शब्द का प्रयोग किया ओरिजिन, तो फांसीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। अब यहां हम प्लेटो से कंपेयर करेंगे उन्हें। तो हन्ना के निशाने पर प्लेटो है, तो कैसे? पहला हेडिंग मतलब उत्पत्ति, यदि हेडिंग तो हमने पहले बता दिया है। फांसीवाद की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ फासिज्म, उत्पत्ति के मूल कारण क्या है? फांसीवाद की उत्पत्ति के मूल कारण क्या है? तो पहला कारण है दार्शनिक या फिलोसॉफिकल। तो पता है फिलोसफिकल का मतलब मूल कारण है, मूल कारण है इसेंस। तो फर्स्ट रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इज अ फिलोसॉफिकल। तो फिलोसफिकल या दार्शनिक कारण क्या है? पहला, हन्ना आरेट ने कहा हन्ना आरेट ने कहा कि फांसीवाद और सर्वाधिकारवाद फांसीवाद और सर्वाधिकारवाद के उत्पन्न होने का मूल कारण प्लेटो का विचार है। प्लेटोनिक आइडियाज और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ फासिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। फांसीवाद की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? प्लेटो का विचार। अब आपने देखा होगा कि हमने कहा था प्लेटो में दो चीजों को हमने छोड़ कर रखा था, कि प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना, मार्क्सवाद हमने बता दी आपको।
अब प्लेटो के साम्यवाद की फासीवाद से तुलना, यानी हन्ना अरेंट की बात देखी जाए तो हु वाज द ग्रैंड फादर ऑफ हिटलर? प्लेटो। हन्ना अरेंट बताना चाहती है ये हिटलर का दादा था और हिटलर इसी से इंस्पायर था। यानी सवाल है, आप बताइए, प्लेटो ने ऐसा क्या कह दिया कि हिटलर के विचार से उसका विचार मिल गया? क्या? ऐसा क्या कह दिया? अच्छा, राज्य को सर्वाधिक महत्व दे दिया। देखिए, ठीक बात जो भी आप कह रहे हैं कि प्लेटो ने राजा को महत्व दिया, राज्य को महत्व दे दिया। पूरे प्लेटो के चिंतन में व्यक्ति का विचार नहीं है, ये सच बात है। लेकिन हन्ना अरेंट ने टेक्निकल पॉइंट उठाया। देखिए, फिर प्लेटो की बात आपको याद दिला दें। प्लेटो ने कहा था समाज में कितने वर्ग होते हैं? देयर आर 3 क्लासेज इन सोसाइटी। और उसमें पहला है कि उत्पादक है, दूसरा है, तो तीसरा है दार्शनिक राजा, फिलोसोफर के। प्लेटो ने कहा यह समाज के 3 क्लास है। दीज आर 3 क्लासेज इन सोसाइटी। और समाज की 3 क्लास कैसे हैं? क्योंकि व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण हैं कि देयर आर 3 वेराइटीज ऑफ सोल ऑफ इंडिविजुअल। तो व्यक्ति की आत्मा के कौन से गुण हैं? पहला, कुछ लोगों में रीजन की प्रधानता होती है, व्यक्ति की आत्मा में गुण है। समाज की विशेषता ऐसी है। कुछ लोगों में बहादुरी की बात होती है, कुछ लोगों में वासना, ये प्रवृत्ति होती है। यानी जैसी जिसमें विवेक होगा वो राजा होगा, जिसमें साहस होगा वो, और जिसमें वासना होगी वो होगा उत्पादक। ये बात प्लेटो ने कहा। बहुत अब ध्यान से देखने की बात है, जहां पे हन्ना आरेंट का ऑब्जेक्शन था। हन्ना आरेंट ने कहा कि जब प्लेटो ने कहा कि 3 वर्ग हैं, आत्मा के 3 गुण है, तो वास्तविकता ये है, ये मानव की विशेषता बता रहा है या मशीन की विशेषता बता रहा है? यानी बहुत ध्यान से देखिए, प्लेटो के हिसाब से मानवीय आत्मा की विशेषताएं निश्चित है, 3 ही क्वालिटी है। तो ही पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सम स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। भाई मानवीय आत्मा की विशेषताएं बिल्कुल निश्चित है कि मानव में यही 3 गुण होंगे। अब बताइए, ऐसा संभव है क्या? सचिन तेंदुलकर में कौन सा गुण है? लता मंगेशकर में? किसी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ऐसे कैसे बता देंगे किसमें कौन सा गुण है? यानी बहुत ध्यान से देखने की बात है, प्लेटो ने मानव की विशेषताओं को निश्चित बताने का प्रयास किया, और मानव का दूसरा नाम है अनिश्चितता। अच्छा, कई लोग कहते हैं मैं उसको समझ नहीं पाया। एक बात है, देखो, बड़ा इससे बड़ा भोला बयान कुछ होता नहीं। अगर आप दूसरे को समझने का दावा करते हैं, ये मानवता का अपमान कर रहे हैं। आप कभी भी पूरे जीवन में दूसरे को नहीं समझ सकते। जिसके साथ आप जीवन बिता दीजिए, अगले पल वो क्या कर लेगा? कई बार कहते यार मैं नहीं जानता था वैसा है, जान भी नहीं पाएंगे। याद रखिए दोस्तों, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, एक एक से अजूबे हैं। अच्छा, जिनके साथ हम दोस्ती का दावा करते हैं, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व की 2-4% विशेषताएं जान लेते हैं, और उससे हमें लगता है ना यही वो कुल है। ना, कुल नहीं है, और 2-4% है। व्यक्ति कब क्या व्यवहार करने लगेगा, कब 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 उसको कोई बात अच्छी लग जाएगी, कब कोई बात बुरी लग जाएगी, पता ही नहीं उसका व्यक्ति। और याद रखिए, निश्चितता की व्याख्या एक ही जगह संभव है। अगर आप किसी चीज की निश्चित व्याख्या कर रहे हैं, तो व्यक्ति तो नहीं है, पक्का है, या तो ईश्वर है या वस्तु है। और हन्ना आरेंट ने ईश्वर की बात करती नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति की ऐसी व्याख्या करना प्लेटो जैसे फिलोसफर के लिए ठीक नहीं है। यानी इसका मतलब है, व्यक्ति उद्देश्य है या प्लेटो का उद्देश्य क्या था? आदर्श समाज बनाना। आदर्श समाज,
या प्लेटो भी तो चाहता था एकता, एकता, राज्य में एकता बनाई जाए। यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक आदर्श समाज होगा, एक आदर्श राज्य होगा, और उसमें व्यक्ति वैसे पिस गया जैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग में ईंट कहां लग गई। ईंट कहां आप देखेंगे? बिल्डिंग का महत्व है, ईंट का महत्व है, और व्यक्ति क्या है? अब बताइए, प्लेटो ने व्यक्ति को नट बोल्ट जैसा ट्रीट किया कि जहां बस लगा देंगे, इनका स्वभाव ऐसा होगा, इनको कहते चलो यहां बैठो, और जिंदगी भर ये शासक बनते रहेंगे। ये जिंदगी भर शासक बन जाएंगे। जो बंदूक उठाएगा जिंदगी भर बंदूक ही लेके दौड़ेगा। कई बार आप देखें, सेना में गए हुए लोग सेना की नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक नहीं लगी उनको। कई लोग, अलग अलग किस्म के लोग हैं, कई बार व्यापार के लोग कुछ और करते हैं। इसलिए मानव जीवन की प्लेटो ने विशेषता को ही खत्म कर दिया। और हर्नाल्ड की आलोचना इसी बात पे है। हर्नाल्ड ने कहा कि प्लेटो के साथ सबसे बड़ा ब्लंडर यह है, मानव की व्याख्या नहीं करता, वो वस्तु की व्याख्या कर रहा है। उसने मानव को क्या बना दिया? वस्तु बना दिया, और मानव को वस्तु बना दिया। और हिटलर ने बिल्कुल वही काम दोहरा दिया। कैसे? पहला पॉइंट। अच्छा, और कंपैरिजन कर दें। अच्छा, और कंपैरिजन आप कर दे, फिर आपको और बात इस तक हम समझ में आई बात और आ जाएगी। अच्छा, प्लेटो क्या बनना चाहता था? एक आदर्श राज्य, एक आदर्श राज्य। अच्छा, इस आदर्श राज्य में एक आदर्श राज्य, एक आदर्श समाज ऐसा बनना चाहता था। तो उसके विचार में क्या थी? यूनिटी ऑफ स्टेट, राज्य की एकता, राज्य की एकता। और प्राथमिकता में कौन था? राज्य था या व्यक्ति था? राज्य था। इसके लिए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की कोई बात नहीं है। इंडिविजुअल लिबर्टी और राइट्स, देयर इज नो प्लेस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी और राइट्स इन प्लेटो। और जरा देखिए, हिटलर ने क्या किया? हिटलर भी कैसा बनना चाहता? राष्ट्र, राष्ट्र। हिटलर भी तो एक आदर्श राष्ट्र ही बनाना चाहता था। आइडियल नेशन, स्ट्रांग होगा, सबसे शक्तिशाली होगा, पूरी दुनिया पर आर्य प्रजाति का शासन होगा। और उसमें क्या हुआ? जब राष्ट्र बनाएगा तो यूनिटी तो अपने आप रहेगी। और इसमें क्या हुआ? हिटलर ने क्या कहा? अनुशासन, आज्ञा पालन, वॉर, दिस इज इंपॉर्टेंट। हिटलर के चिंतन में क्या है? स्वतंत्रता और अधिकार है या डिसिप्लिन है? डिसिप्लिन, ड्यूटी, ओबे। हिटलर ने कहा था दो ही तीन बात याद रखनी है, आज्ञा पालन करना है, युद्ध करना है, लड़ना है, यही जीवन का उद्देश्य है। अनुशासन, आज्ञापन और लड़ना। फॉर हिटलर, डिसिप्लिन, ड्यूटी, ओबे, दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। आपको लगता नहीं दोनों की बातें मिल जा रही हैं? तो हिटलर के चिंतन में व्यक्ति नहीं है, प्लेटो के चिंतन में व्यक्ति नहीं है। हिटलर राज्य की तरफ जा रहा है, प्लेटो राज्य की तरफ जा रहा है। दोनों ने आदर्श राज्य समाज बनाने के चक्कर में व्यक्ति की आजादी को खत्म कर गए। समस्या है या नहीं है? तो बताइए, हर्नाल्ड ने यही बात कही। अगला पॉइंट। हन्ना आरेंट ने कहा हन्ना आरेंट ने कहा कि व्यक्ति और वस्तु में अंतर होता है। और हन्ना आरेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्ट। व्यक्ति और वस्तु में अंतर होता है। उनके विचारों पर कार्ल जैस्पर्स कार्ल जैस्पर जो उनके सहयोगी थे,
उनके विचारों पर कार्ल जैस्पर और मार्टिन हाइडेगर उनके विचारों पर कार्ल जैस्पर और मार्टिन हाइडेगर का प्रभाव था। कार्ल जैस्पर और मार्टिन हाइडेगर का प्रभाव था, जिन्होंने यह माना था कार्ल जैस्पर एंड मार्टिन हाइडेगर सेड दैट, जिन्होंने माना था कि व्यक्ति विशिष्ट होता है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, व्यक्ति विशिष्ट होता है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, जिसकी व्याख्या न तो आत्मा परमात्मा से संभव है, which can't be explained in terms of soul, ideas and God, जिसकी व्याख्या आत्मा परमात्मा से संभव नहीं है और न ही उसे भौतिक अणु के रूप में चित्रित किया जा सकता है। Neither individual can be depicted as an atom, न ही उसे भौतिक अणु के रूप में समझा जा सकता है। जो बात ध्यान में रखने की है, मार्टिन हाइडेगर और कार्ल जैस्पर, ये इनके विचार हैं। अब देखिए कंपैरिजन कर दें, ये कहना क्या चाहते हैं, क्या करें? प्लेटो, हम अभी प्लेटो के बचाव पर हम आएंगे। पहले हम ये तो देख लें कि हन्ना ने क्यों आलोचना की। बचाव हम लास्ट में कर देंगे, प्लेटो के पक्ष में बोलेंगे। लेकिन हमने अभी जो ये लाइन लिखवाई, ये हाइडेगर जैस्पर इसको मानते थे। अच्छा, ये कहना क्या चाहते हैं? देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है फिर आपको याद दिला दें। हॉब्स ने मानव को कैसे माना? मशीन। हॉब्स कहता है कि ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक अलार्म क्लॉक, और जैसे अलार्म क्लॉक में बहुत सारी ऐसे मशीन होती हैं, तार होती हैं, दैट इज सिमिलरली देयर इज इन ह्यूमन बीइंग। और आप याद रखिए, जो विज्ञान का पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो मानव को ऐसा ही मानता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, उसके पास फिक्स सेट ऑफ मेडिसिन है, कहेंगे जुकाम है, लिख देगा ये खाओ। अरे जुकाम किसके कारण से है वो पता नहीं चल पा रहा है। वो अब अभी कोई जाएगा तो उसको कहेगा थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, दबले ये खा लो, ठीक हो, नींद आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। अरे नींद में तो प्रॉब्लम है, वो नहीं जानता। और किसी महात्मा के पास जाएंगे, क्या कहेगा? चिंता मत करो, वैसे तुम परमात्मा के अंश हो। हेगल ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो का मतलब क्या है? एक आत्मा है, परमात्मा है, दोनों का मेल मिलाप। और इसी के लिए इंडियन फिलोसफी क्या है? योग। आत्मा का परमात्मा से मेल मिलाप हो जाए, क्या हो जाएगा? योग। मानव की दोनों व्याख्या सही नहीं है। अभी तक जितना थॉट हमने पढ़ा, दो स्कूल ऑफ थॉट हमें मिले। एक मार्क्स जैसा व्यक्ति है, हॉब्स जैसा व्यक्ति है, कहता है व्यक्ति कुछ है नहीं, बस ये अणु है, एटम। प्लेटो जैसा व्यक्ति, हेगल जैसा, तो आत्मा का परमात्मा का अंश है। सवाल है हम दोनों नहीं है, ये दोनों लोगों ने कहा। तो इनसे कहा कि मानव है क्या? उनका उसी की तो आज तक परिभाषा में नहीं मिल पाई, मानव है क्या? उसने कहा जिस दिन हम मानव को परिभाषित कर देंगे, उसी दिन फिर पूरी दुनिया के चिंतन को यह आवश्यकता, मानव की परिभाषा हो ही नहीं सकती। इसलिए एक बहुत खास बात आप देखिए, कल आपका दोस्त क्या कर जाएगा पता है? किसी को नहीं पता है, यकीन मानिए। और जो लोग हॉरोस्कोप में विश्वास करते हैं, उनको आप याद दिला दें, हॉरोस्कोप क्या मान लेता है कि मानव यहाँ जाएगा, उसकी अंतिम नियति ये है।
ये मानव की परिभाषा है ही नहीं है। मानव को आज तक व्याख्या करने वाली कोई मशीन नहीं मिली। तो जो मानव की व्याख्या करने वाली कोई मशीन नहीं मिली, तो सवाल ये है, तो प्लेटो जैसे लोगों ने मानव की व्याख्या कैसे वस्तु के रूप में कर दी? यहीं से हन्नान ने कहा ना, हन्नान ने कहा हाँ ये बात सही कह रहा है। कार्ल जैस्पर्स मार्टिन हाइडेगर, बाद में कार्ल जैस्पर्स से उनकी शादी भी हुई, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे थे। तो हन्नान ने कहा हाँ ये बात तो बहुत सही है। अच्छा एक बात याद रखिए, जो मानव को, इसका मतलब कई एग्जाम्पल आपको बता दें। अच्छा बड़े, जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, टीचर्स हैं, आपको बहुत कहते रहते हैं ऐसे करो ऐसे करो, ये बात क्लास तक तो असर करती है, उसके बाद हाँ दुनिया है ये सर बेकार का, सुबह सुबह ऐसे करो जी लो जिंदगी। अच्छा पेरेंट्स रोज रोज बताते होंगे ऐसे पढ़ना, ये काम मत करना, आप सोचते हैं यार देख करके देखते हैं, क्यों मना कर रहे हैं, मत करना मत करना मत करना। हम दूसरे के अनुभव सीखते हैं, खुद अनुभव करना चाहते हैं। इसे याद रखिए, मैं कैसे बता दूं, इसलिए दुनिया का तमाम मोटिवेशन कथा पढ़ जाइए, तमाम टॉपर से सुन लीजिए, करेंगे आप वही जो आप हैं, और आपके जैसा पीस इस दुनिया में बना नहीं दोस्तों। मजाक मान रहे हैं आप? सच बात है। अब देखिए, दो व्यक्तियों का थंब इंप्रेशन एक जैसा होता है, इसलिए कभी किसी को फॉलो करने का प्रयास मत करिए, न तो आप जो है वो रह पाएंगे, न उसको फॉलो कर पाएंगे। आप किसी को फॉलो कर लें, ये हो नहीं सकता। यू आर यूनिक, यू आर गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो जो थोड़ा सा निराश होते हैं। अच्छा कई लोग कहते हैं अच्छा अजीब अजीब से लोग फाल के, कुछ लोग कहते हैं सर मेरा ऐसा अतीत, अच्छा सहयोग में एग्जाम्पल देने से मैं डरता हूँ, हो सकता किसी फिट बैठ जाए तो सोचेगा मुझे मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। ना ऐसा मैं कभी नहीं करता। तो इस बार मैं सतर्क हो जाता हूँ कि कई बार ऐसी बात निकल जाती है कोई फील कर जाए, ऐसा मेरा पर्पज कभी होता ही नहीं। और मुझे कोई मतलब व्यक्ति विशेष की बात तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तो लोगों के डिप्रेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, वही प्रॉब्लम है। अरे क्या तुम्हारे पास अच्छा है, उसको तो अभी देखा ही नहीं। कुछ लोग इसी बात को परेशान है, लंबाई ज्यादा है कम है, लो उसी पूरे जीवन में मोटे हैं दुबले हैं, इसी में परेशान है। अरे तुम प्लेटिनम हो, अपनी विशेषता को समझ नहीं पाए। और इसलिए नेवर सीक फॉर एनी रोल मॉडल इन लाइफ। किसी को रोल मॉडल बनाने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी चीज सीख लो, खुद बनो दोस्तों, क्योंकि आप बन सकते हैं, यू कैन। और पॉलिटी पढ़कर ये हमें पता चलता है दोस्तों, कोविंद साहब ने कभी सोचा था राष्ट्रपति बन जाएंगे? कभी नहीं सोचा। और यकीन मानिए, जब कोई व्यक्ति सिलेक्शन होता है उसका, उसके पहले तक उसको बिल्कुल नहीं पता होता क्या होने जा रहा है, और जैसे सिलेक्शन होता है उसका, बचपन से मैंने सोचा था। अच्छा कई बच्चे हमारे पास आते कहते हैं सर मुझे लगता है मेरे पास केवल पीसीएस की क्षमता है, मैं केवल यूजीसी नेट। अरे मैं पढ़ो यार, तुम क्या कर सकते हो तुम नहीं जानते। इसे याद रखिए दोस्तों, अपने को जानिए। आप जैसा विलक्षण व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति इस धरती पर कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। और आप निराश हैं, ओ माय गॉड। मतलब आपके बारे में, अच्छा कुछ लोग कहते हैं, अच्छा कई लोग कहते हैं सर बताओ आपको देखकर मुझे क्या लगता है, मैं क्या बताऊं, ज्योतिषी हूं मैं। अरे दोस्तों कोई भी, अच्छा कई, बस सीरियसली कई लोग पूछते हैं सर आपको देख के क्या लगता है मैं एग्जाम में कर जाऊंगा? सच मानिए मेरा तो मानना है कौन नहीं कर जाएगा। यकीन मानिए रिजल्ट आने के बाद हमेशा सरप्राइजिंग होता है, किसी को नहीं पता होता कब कौन क्या कर जाएगा। इसलिए अपने आप को अंडरमाइनिंग क्यों कर रहे हैं? नारायण से सीखिए, उसने क्या कहा। इसलिए अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति को इतना विशिष्ट मान रहा है वो आजादी को कितना महत्व देगा, आजादी का समर्थन करेगा नहीं करेगा? अगला पॉइंट, हन्ना आरेंट ने कहा
हन्ना आरेंट ने कहा कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के लिए हन्ना ने कहा कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार का बलिदान कर दिया। एक आदर्श राज्य के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का बलिदान कर दिया। हन्ना आरेंट opined that for attaining an ideal state, Plato sacrificed the liberty and rights of individuals. व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार का बलिदान कर दिया क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव की निश्चित व्याख्या की। Because he tried to define the individual like an object. उसने व्यक्ति के स्वभाव की निश्चित व्याख्या की और ठीक वैसा ही हिटलर ने किया। Similarly, Hitler also undermined individual. ठीक वैसा ही हिटलर ने किया। हिटलर ऑल्सो अंडरमाइन इंडिविजुअल फॉर सेक ऑफ नेशनलिज्म। हिटलर ने भी राष्ट्रवाद के नाम पर व्यक्ति की आजादी का दमन कर दिया। या राष्ट्रवाद के नाम पर हिटलर ऑल्सो अंडरमाइन द राइट्स एंड लिबर्टी फॉर सेक ऑफ नेशनलिज्म। तो दोनों की विशेषता समान है। इसलिए अगर हन्ना की बात मानी जाए तो फासिज्म के उत्पन्न होने का मूल इंस्पिरेशन कहां से आता है? प्लेटो से। ऐसा उसने कहा। यदि हम जरा दूसरे पक्ष में, अभी तक हमने प्लेटो की आलोचना की, ये सही बात है कि प्लेटो और फासीवाद में बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं। और हन्ना ने कहा तो भाई बहुत फिर बड़ी फिलोसफर थी। तो हन्ना ने कहा तो अभी तक तो हमने वो पॉइंट बताया कि वाई हन्ना क्रिटिसाइज प्लेटो। उसने कहा कि नहीं, उसने ऐसा विचार दिया। लेकिन अब देखिए, सच मानिए ये कहना पूर्ण तौर पे ठीक नहीं है। क्यों? फासीवादी खास बात है, फासिज्म को थ्योरी में अलग से भी पढ़ते हैं। फासीवादी विवेक को जीवन का मूल तत्व नहीं मानते। फॉर देम इंट्यूशन, इमोशन इज अ फंडामेंटल थिंग विच डिटरमाइन द लाइफ। फासिस्ट ने हमेशा भावना को माना, अंतः प्रज्ञा को माना, इंट्यूशन को माना। प्लेटो रीजन को मानता था। प्लेटो बहुत बड़ा विवेकशील व्यक्ति था। वो क्या करता था, जीवन की संचालक शक्ति क्या है? व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ? दैट इज रीजन, नॉट इमोशनल इंट्यूशन। हिटलर ने राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में झोंक दिया लोगों को, जबकि प्लेटो ने महिलाओं की शिक्षा की बात की, फिलोसफर किंग की बात की। प्लेटो का मतलब है he was the person who believes in knowledge, truth, morality. प्लेटो जैसा नैतिक व्यक्ति, ये सच है कि प्लेटो का राजा अधिनायक है, प्लेटो का राजा लोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन अगर प्लेटो का राजा वैसा व्यक्ति है जो उससे ज्यादा सदाचारी कोई हो ही नहीं सकता, जिसका न अपना परिवार है न अपनी संपत्ति है। इस वजह से प्लेटो को पूरा कंपैरिजन कर देना इट इज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन हन्ना आरेंट ने ऐसा कहा कि वाई देयर इज फासिज्म, इट इज बिकॉज ऑफ प्लेटो। अगली बात, ये तो सैद्धांतिक कारण उन्होंने बताया कि फांसीवाद की उत्पत्ति क्यों हुई। दूसरा कारण व्यवहारिक बताया। उनका एक और भी कारण है कि वाई फासिज्म इमर्ज। यहां तक आपको कुछ पूछना है जो हमने बताया अभी तक, उसमें कोई प्रॉब्लम है? अगला हेडिंग, फांसीवाद की उत्पत्ति का व्यवहारिक कारण। ये तो सैद्धांतिक है, दार्शनिक है। द प्रैक्टिकल रीजन
behind the emergence of fascism. फासीवाद की उत्पत्ति का व्यवहारिक कारण क्या है? अगर हम फासीवाद के उत्पत्ति के व्यवहारिक कारणों को देखें तो हन्ना अरेंट वॉज राइटिंग इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में लिख रही थी। और जानते हैं 20वीं शताब्दी कौन सा था? इट वॉज एज ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये किसका दौर था? शहरीकरण का। इट वॉज अ फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, इट वॉज अ फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी जर्मन समाज, और यकीन आप मानिए जिस समय हिटलर जर्मनी में पैदा हुआ, ये जर्मनी में शासन में आया, उस समय देयर वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीएचडी होल्डर्स इन जर्मनी। जर्मनी समाज सबसे पढ़ा लिखा समाज था उस समय, ये हैरानी की बात है। तो देयर वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीएचडी होल्डर्स इन जर्मनी में, सबसे पढ़े लिखे लोग थे। इसका मतलब क्या है भाई? जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, इकोनॉमिक नीड्स और मैटेरियलिज्म प्रभावी अपने आप हो जाएगा। आधुनिक युग ने किसको प्राथमिक बना दिया? इकोनॉमी को। इकोनॉमी को प्राथमिक बना दिया। आधुनिक युग किसका युग है? भौतिकतावाद का, मैटेरियलिज्म का। और आप याद रखिए, इसीलिए आपको इथिक्स पढ़ाया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमारे जितने फिलोसफर हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मॉरलिटी पे ही जाते हैं, कुछ कुछ छोड़ दिया जाए तो। ये अपने कॉमन पॉइंट आपने देखा होगा। तो हन्ना अरेंट इज ऑल्सो ग्रेट मॉरल फिलोसोफर। भाई जर्मनी में पैदा हुई थी, तो आधुनिक युग में क्या हो गया? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमी, मैटेरियलिज्म। और ये बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आपको कौन सा चीज अट्रैक्ट करती है? बढ़िया ब्रांड की कार। अब यंग जनरेशन के लोग हैं तो आप कैसे चाहेंगे? बढ़िया कपड़े हो, बड़ी बड़ी घड़ी हो, मोबाइल ऐसा हो कि निकाले तो फिर, अब कार तो ऐसी सनसनाते चले तो अगल बगल लोग देखें, और बुलेट में साइलेंसर निकाल लें, उसके बाद भड़ा भड़ा भड़ भड़ करे। दिस इज ऑफ मैटेरियलिज्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सच पूछिए, यंगस्टर्स की पहली प्राथमिकता यही है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। एंड जस्ट यू लुक, मैं इंडिया टुडे भी पढ़ रहा था, उसमें जो सर्वे मैंने देखा, हाईएस्ट कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल इज अनएम्प्लॉयमेंट। और यकीन मानिए, जिस समय 1930 का जर्मनी था, जिस समय हिटलर जर्मनी मारा था, दैट वाज अ फेज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया था, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। दूसरा, उसकी आर्थिक कंडीशन खराब थी, और पढ़े लिखे लोगों को रोजगार की प्रॉब्लम आ रही थी। और हिटलर ने यही वादा किया था, मैं सबको रोजगार दे दूंगा, सबको घर दे दूंगा, सबकी भौतिक आवश्यकता पूरा कर दूंगा। एक चीज सेक्रीफाइस करना होगा, आजादी। क्या सेक्रीफाइस करेंगे? हन्ना अरेंट ने कहा, और हन्ना अरेंट ने बड़ा दिलचस्प कंपेरिजन किया। हन्ना अरेंट पे कार्ल जेस्पर्स का प्रभाव है, हन्ना अरेंट पे प्रभाव है मार्टिन हाइडेगर का। उसके अलावा ये बात इंटरेस्टिंग है कि हन्ना अरेंट ने फिर से अरिस्टोटल को खोज निकाला। अब देखिए, फिर अरिस्टोटल की बात आ रही है। अब अरिस्टोटल बताते समय हमने कंपैरिजन नहीं किया था, क्योंकि एक चीज हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ही कंपैरिजन में आते हैं। फिर हन्ना अरेंट ने एक बात कहा, इसका मतलब है आधुनिक युग किसकी प्रधानता का जमाना है? और जरा सोच के देखिए, आज की जनता यही तो कह रही है, भाई मोदी क्यों अच्छे हैं, हमें रोजगार देंगे, हमें रोजगार देंगे, आर्थिक संपन्नता आएगी, इसीलिए कोई शासक अच्छा है। यही तो जर्मन वासियों ने भी, हिटलर ने इसी आधार पे शासन पे कब्जा कर लिया, और हिटलर ने रोटी कपड़ा मकान दे दिया, लेकिन बाकी चीज छीन लिया। ये तो हमें डिसाइड करना है क्या हमारी प्राथमिकता है। तो हन्ना अरेंट ने कहा कि देखिए, आधुनिक युग में क्या बदल गया जो शायद पहले नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया? अरिस्टोटल को याद किया। उन्होंने कहा जरा अरिस्टोटल को आप कंपेयर कर लीजिए। अरिस्टोटल के समय क्या था? अरिस्टोटल ने माना था कि मानव के देयर इज 2 पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक है उसका प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट
पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और दूसरा है पब्लिक। तो पब्लिक लाइफ क्या है? पॉलिटिकल लाइफ। और प्राइवेट लाइफ क्या है? जिसमें व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान के जुगाड़ में रहता है। तो जब वो फैमिली में होता है, जब वो गांव में होता है, उसकी मूल प्राथमिकता क्या होती है? रोजगार, अर्थव्यवस्था, ये सब चीज होती है। लेकिन जब वो स्टेट में आता है तो उसकी प्राथमिकता क्या हो जानी चाहिए? राजनीति, जनसेवा। ये तो बात। तो हन्ना अरेंट ने कहा कि अरिस्टोटल के चिंतन को वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स। कि अरिस्टोटल ने कहा कि जीवन का पहला पार्ट क्या है? निजी। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ? दैट इज द प्राइवेट। तो प्राइवेट में आपकी फैमिली है, विलेज है। अब यहाँ आपको जो भी है कि आप इकोनॉमी करिए, रोजगार करिए, व्यापार करिए, दैट्स ओके। लेकिन जब हम राज्य में जाते हैं, व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू स्टेट गवर्नमेंट, पर्पज क्या होना चाहिए? आर्थिक या पॉलिटिकल? और आप जानते हैं अरिस्टोटल का पॉलिटिकल क्या है? मॉरल। आपको याद है ये बात? फॉर अरिस्टोटल पॉलिटिकल एंड मॉरल आर सेम। अरिस्टोटल ने यह विभाजन किया था, और अरिस्टोटल के अनुसार प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? ये पहले आना चाहिए, ये पहले आना चाहिए? क्या क्या पहले आना चाहिए? हमेशा प्राथमिकता इसी की होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, अगर हम इसकी प्राथमिकता करेंगे तो हम पशु ही जैसे होंगे। क्योंकि आर्थिक जीवन की प्राथमिकता, ये स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, मैं बड़ा बड़ा लिख दिख गया। अच्छा, प्राइवेट और इकोनॉमी तक तो दिख रहा है। इसके नीचे है फैमिली, और फिर है विलेज। विलेज है, और ये तो है राज्य सीधा। और उसने तो पॉलिटिकल और मॉरल को एक ही तराजू में तोल दिया अरिस्टोटल ने। अब जरा देखिए, अच्छा आप याद रखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि अरिस्टोटल जो हन्ना अरेंट कह रही है कोई बहुत अजूबी चीज है। हमारे भी समाज में ऐसा ही होता था। अब अभी 10-20 साल अपने बुजुर्गों से पूछिए, वह समाज में किसको प्रतिष्ठा ज्यादा मिलती थी? कौन? जो नैतिक हुआ करता, सदाचारी हुआ करता था, उसको समाज ज्यादा मानता था। आज समाज में किसकी प्रतिष्ठा है? इकोनॉमी कैसे कमाई जा रही है उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास पैसा है देन यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। मॉडल ही बदल गई, प्राथमिकता ही बदल गई। तो सवाल है, प्राथमिकता जब राजनीति की होगी, नैतिकता की होगी, तो आजादी मानव बचा रहेगा। और जैसे प्राथमिकता बदलेगी तो कौन आएगा? कौन आएगा? हिटलर। यही कारण उन्होंने बताया। तो लिख लीजिए इसी बात को। तो पहला, हन्ना आरेंट के चिंतन पर, हन्ना आरेंट के चिंतन पर अरस्तु का अत्यधिक प्रभाव है। Political thought of Hannah Arendt is highly inspired by Aristotle. Is highly inspired by Aristotle. हन्ना अरेंट के चिंतन पर अरस्तु का अत्यधिक प्रभाव है, जिन्होंने जिन्होंने राजनीतिक और नैतिक जीवन को जिन्होंने राजनीतिक और नैतिक जीवन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। फॉर हन्ना अरेंट, for Aristotle, political and moral life is more important than economic part of life. जिन्होंने राजनीतिक और नैतिक जीवन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया,
परंतु आधुनिक युग में, बट मॉडर्न एज, परंतु आधुनिक युग में भौतिकता का, आर्थिक तत्वों का महत्व बढ़ गया. बट इन मॉडर्न एज material factor, economic factors became primary. परंतु आधुनिक युग में भौतिकता और नैतिकता के प्रभाव में, भौतिकता और अर्थ के प्रभाव में वृद्धि हो गई. बट मॉडर्न एज बिलीव्स इन द प्रेमेसी ऑफ इकोनॉमी, मटेरियल लाइफ. और आधुनिक युग में सामुदायिक जीवन के बजाय व्यक्तिवादी चिंतन का विकास हुआ. मॉडर्न एज प्रमोटेड द इंडिविजुअलिज्म in comparison to communitarian way of life. आधुनिक युग में सामुदायिक जीवन के बजाय व्यक्तिवादी चिंतन का विकास हुआ. मॉडर्न एज प्रमोटेड इंडिविजुअलिज्म रादर देन द कम्युनिटेरियन वे ऑफ लाइफ. अच्छा, आधुनिक युग में कैसे, अब बहुत व्यवहारिक एग्जाम्पल है. आधुनिक युग में व्यक्तिवादी चिंतन कैसे आगे बढ़ा. अभी गांव में चले जाइए, गांव में कोई एक व्यक्ति का दूसरे से झगड़ा हो जाए, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा. यहां हम बगल में बैठे हुए हैं और हमारे बगल के कमरे में लड़ाई हो रही है और हम किताब पढ़ रहे हैं, हमसे मतलब ही नहीं है. रास्ते पे कोई एक व्यक्ति दूसरे की चेन छीन के भाग गया, हम देख रहे हैं कि हम मोबाइल बात कर रहे हैं कि हमारा थोड़ी छीना हुआ है. आधुनिक जीवन ने क्या बताया, व्यक्तिवादी जीवन. आपका पूरा ध्यान कहाँ है, पीटी मेंस पे, बाकी समाज में क्या हो रहा है उससे मतलब ही नहीं है. और हमारा पूरा ध्यान कहाँ है, क्लास पे. हर व्यक्ति का ध्यान वैसे वैसे, किसी और का ध्यान कहीं और है. अलग अलग लोगों ने अपना ध्यान बना रखा है. तो सवाल इस समुदाय की तरफ देखने का तो हमें फुर्सत ही नहीं है. और एक बात याद रखिए, व्यक्तिवादी समाज का एक और भी नाम है, आपको याद होगा, अणुवादी समाज, एटोमिस्टिक सोसाइटी. इसी का एक और नाम है मास सोसाइटी, MASS, जनपूंजी समाज. व्यक्तिवादी समाज को तीन तरीके से बताया जा सकता है, मास सोसाइटी, एटोमिस्टिक सोसाइटी एंड इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी. व्यक्ति ही पहले आया. अब देखेंगे कि जब कम्युनिटेरियन वे ऑफ लाइफ थी, अच्छा, व्यक्ति के प्रभावी होने का एक बड़ा नुकसान ही होता है, व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है पहला, और उससे बड़ा घाटा कहां होता है. अगला पॉइंट, उन्होंने कहा कि इस व्यक्तिवादी समाज में मीडिया के प्रयोग के द्वारा लोगों के विचारों को प्रभावी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है. व्यक्तिवादी समाज में मीडिया के प्रयोग के द्वारा लोगों के विचारों को प्रभावी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है. Ideas and thought of individual can be controlled through the media in the individualistic society. अच्छा, व्यक्तिवादी समाज पे मीडिया कितना प्रभाव होता है. अभी 2-3 दिन पहले मीडिया ने कह दिया दिल्ली डूबने वाली है. अगर आप टेलीविजन देख ले तो ऐसा लगा दिल्ली डूब गई. कई लोगों ने फोन भी कर दिया, सही में दिल्ली डूब गई. किसने कहा, टीवी पे देखो, ये देखो टीवी पे दिल्ली डूब गई. व्यवहारिक रूप में दिल्ली कुछ नहीं हुआ. यानी याद रखिए, अगर आप एक सच रुकिए,
अगर आप लगातार न्यूज देखेंगे तो ऐसा लगेगा पूरी देश में केवल समस्या है, और जैसे टीवी बंद कर दीजिए लेकिन यार कोई समस्या ही नहीं है। न्यूज पेपर जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो लगे यार यहाँ डकैती हो गई, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। अब पहले तो क्राइम पेट्रोल देखते हैं, कहीं मत देखिए, इससे विचार बहुत नकारात्मक बन जाते हैं। क्राइम पेट्रोल देखेंगे तो जैसा आप देखेंगे वैसे विचार बनेगा। कुछ अच्छी चीज देखें, इंस्पिरेशनल, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप होंगे वैसा विचार बन जाता है। इस वजह से याद रखिए, मीडिया का प्रभाव वहां होगा जहां व्यक्ति का प्रभाव होगा। गांव में लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वहां मीडिया को लोग न पढ़ते हैं न बहुत टीवी विश्वास करते हैं। जब अभी अभी आप देखेंगे मीडिया बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से गांव गांव तक पहुंच रही है। ये फांसीवाद ऐसे ही तो आया, ये सब फांसीवाद के बढ़ने के परिणाम है। अभी अगला सॉरी अगला। और हिटलर ने व्यक्तियों की भौतिक आवश्यकता पूर्ण करने का वादा किया। एंड हिटलर assured about the fulfillment of physical necessities of the people or material necessities of the people. हिटलर ने व्यक्ति की इन भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का वादा किया। परिणाम स्वरूप फांसीवाद उत्पन्न हो गया। Therefore, fascism came into existence. परिणाम स्वरूप फांसीवाद उत्पन्न हो गया। और हन्नान ने एक ऐसी बात कह दी जो हर जमाने में बात प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि आप देखते हैं कि आज भी इतना महत्व है। भौतिक जीवन में हो क्या रहा है, राजनीति, नैतिकता, ये सब नीचे जा रही है, अर्थव्यवस्था ऊपर आ रही है, भौतिक जीवन ऊपर आ रहा है। तो हिटलर यानी हन्नान के पढ़ने का मतलब क्या है कि उसी समय सर्वाधिकारवाद की व्याख्या की जाए कि आज भी उतना ही विचार प्रासंगिक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जहां पे लोग केवल अपने से मतलब रखेंगे वहां पे सामुदायिक जीवन खतरे में आ सकता है, और कोई ऐसा शक्तिशाली शासक आ जाएगा जो कह देगा कि हम इकोनॉमी अच्छी करेंगे, अर्थव्यवस्था अच्छी बढ़ाएंगे। ये है उनके सर्वाधिकारवाद की व्याख्या। लेकिन सर्वाधिकारवाद की व्याख्या उनके विचारों केंद्र नहीं था। उनके विचारों केंद्र क्या था, आजादी। इसलिए अगला हेडिंग। यहाँ तो कुछ पूछना जो हमने लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ना आगे बढ़े। हाँ बताइए। कार्ल जस्पर ने कहा है, देखिए जो हमने बताया उसी का नाम अस्तित्ववाद है, हमने शब्द का केवल प्रयोग नहीं किया। एक्जिस्टेंशियलिज्म इज अ फिलोसफी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल जस्पर एंड मार्टिन हाइडेगर। आप किससे बैठे हुए हैं, किससे बैठे हुए हैं, चेयर पे। तो अब देखिए, चेयर का अस्तित्व है या आपका अस्तित्व है। एक फिलोसफी से मतलब अस्तित्ववाद, एक्जिस्टेंशियलिज्म, बड़ा सिंपल सा मतलब है। तो सवाल है दोनों का अस्तित्व है। भाई हम सामान्यतः तो यही मान चलते हैं कि दोनों का अस्तित्व है, कि दोनों दिख रही हैं, आप भी दिख रहे हैं, चेयर भी दिख रही है। लेकिन अस्तित्ववादी मानते हैं चेयर का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व केवल आपका है। क्योंकि चेयर क्यों नहीं है, क्योंकि चेयर को अपने होने का एहसास नहीं है, और आपको अपने होने का एहसास है। और कई बार इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं कि यार मैं बैठा हूं, कोई मेरी तरफ क्लास में देख नहीं रहा, जरा एक सवाल दागता हूं। तो मैंने मजाक किया, आपने सही शब्द पूछा, लेकिन मानव स्वभाव है। कई बार देखिए, मानव यानी बुलेट का भी अस्तित्व है और जो उसको चला रहा है उसका भी अस्तित्व है। बुलेट से इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कौन हमें देख रहा है, लेकिन जो बैठा है उस बात से फर्क पड़ता है उसको कि कोई देखे। इस वजह से अस्तित्व केवल मानव का है, एक बात रखिए। और
अस्तित्ववादियों ने कहा मानव है क्या? अपूर्ण। इसे कबीर ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। 2.5 अक्षर क्यों? 2 अक्षर क्यों नहीं? 3 क्यों नहीं? क्योंकि मानव अधूरा है। आमिर खान की बहुत मूवी आपने देखी होगी। आमिर खान कहते हैं आई वांट टू बिकम परफेक्ट। मानव परफेक्टनेस की तरफ बढ़ता है, हो नहीं पाता। पूरे जीवन में हम क्या सोचते हैं? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, परफेक्टनेस परफेक्टनेस। हम कोशिश कर सकते हैं, बन नहीं पाते, क्योंकि हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हमारी वस्तु जैसी परिभाषा हो जाएगी। यानी मानव की कहानी पूर्णता में है या अपूर्णता में है? अपूर्णता में है। इसलिए अस्तित्व उसका है जो अपूर्ण है, अस्तित्व उसका है जिसकी चेतना है, अस्तित्व उसका है जिसकी कोई व्याख्या ही संभव नहीं है। और अस्तित्व क्या है? मानव का अस्तित्व है, वस्तुओं का नहीं। ये बात नहीं, इसी को कहते हैं अस्तित्ववादी। क्या लिखा आपने? अच्छा, इसी बात को हमने सिंप्लीफाई तरीके से बता दिया था, तो उस शब्द का प्रयोग हमने नहीं किया था। इसे आप याद रखिएगा, मकान का अस्तित्व नहीं है, चेयर का नहीं है, आपके चश्मे का नहीं है, आपका है। चश्मा कोई ये चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। किसने उसको पहन रखा है? आपको कॉन्शियसनेस है चश्मा बना, फ्रेम कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, ये सब ध्यान देते कि नहीं? ऐसे खरीद लेते हैं। कपड़ा कोई वह कैसा लगता है, जरा दूसरा देखो यार कैसा लग रहा है, शीशे में 5 बार जाके देखते हैं। और कई लोग तो, और बड़ी पुरानी बात है, गांधी बाबा थे और रविन्द्रनाथ टैगोर कहीं कहीं सम्मेलन में जा रहे थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत एजेड हो गए थे, तो आधे घंटे शीशे के सामने खड़े होके बाल खींचे जा रहे थे। गांधी को अजीब सी बात लगी। गांधी ने कहा रविन्द्रनाथ जी यार ये क्या कर रहे हो, वृद्धावस्था में आपको इतना सौंदर्य का शौक होता है? रविन्द्रनाथ ने कहा गांधी बाबू बैठिए, मैं बताता हूं आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा आप ही तो कहते हैं कि अहिंसा होनी चाहिए, तो मैं खराब दिखूंगा तो हिंसा होगी, अच्छा दिखूंगा तभी तो सबको अच्छा लगेगा। मैं आपकी फिलॉसफी फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मैं अच्छा दिखना चाहता हूं। ये कॉन्शियसनेस है जो शीशे में नहीं पाई जाती। शीशा अपने आप को नहीं देखता और हम शीशे में देखते हैं। अस्तित्व किसमें है? हमारे में। अभी से यही बात कहनी कि दोस्तों फिलोसफर बड़ी सिंपल। अच्छा आपने देखो, एक ही बात को हम परिभाषित करते चले आ रहे हैं। फिलोसफर करते क्या है? तो किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर ये बताओ ये कहना क्या चाहते हैं? तो कहना सीधा चाहते हैं मानव कैसा है पहला, समाज कैसा हो दूसरा, राज्य सरकार कैसी हो तीसरी। यही तो कहना चाहते हैं। जितने वहां लोगों के तरीके अलग अलग हैं। बात तो इसी पे आती है कि व्हाट शुड बी काइंड ऑफ मैन। हर व्यक्ति का ह्यूमन बीइंग के बारे में विचार है। दूसरा विचार है कि समाज कैसा होना चाहिए, तीसरा विचार है राज्य कैसा होना चाहिए। इसी के इर्द गिर्द सारे लोगों का चिंतन है। कहानी वही है। बताइए। फांसीवाद ऐसा उन्होंने नहीं कहा। देखो ऐसा उन्होंने कहा नहीं। हाँ ये दिख सकता है आपको, उनका भौतिकवाद, मैटेरियलिज्म, बिकॉज ही इज नॉट मार्क्सिस्ट। तो वो चीजों को पूंजीवादी फ्रेम में नहीं देखती। ग्रामस्की से पूछा गया कि फांसीवादी कौन है, उनका ही मार्क्सवादी है। उन्हें ऐसा नहीं कहा, उन्हें ऐसा नहीं कहा। इसे मैं कल ये बता दिया था, सी इज नीदर लिबरल नॉर मार्क्सिस्ट। लेकिन ये बात आप जानते हैं, कोई अमेरिकन होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली झुकाव कहाँ होगा? भाई जर्मन थी, जर्मन चली गई अमेरिका, और जो हिटलर मरा तो उसके बाद फिर हो गई जर्मनी। लेकिन वो जर्मनी बहुत दिन तक रही नहीं, वो अमेरिका ही उनका घर हो गया। तो क्या लिखा आपने? हाँ, हन्ना अरेंड के स्वतंत्रता का विचार, द आइडिया ऑफ लिबर्टी ऑफ हन्ना अरेंड। अच्छा कई लोगों ने सवाल पूछा है। किसी ने कहा कि, अच्छा एक दो सवाल आपका जिन पूछा हुआ है। किसी ने कहा एवरी स्टेट इज ए डिक्टेटरशिप। अब जिसने सवाल पूछा है किस संदर्भ में पूछा है कि एवरी स्टेट इज ए डिक्टेटरशिप? वैसे मार्क्सवादी हमेशा राज्य के खिलाफ रहे हुए हैं, तो मार्क्सवादियों के हिसाब से देखा जाए तो उनका कहना है कि
जितना राज्य रहा है सब तानाशाही तो रहा है, क्योंकि आर्थिक समानता रही नहीं है। दूसरा, पेसिमिज्म ऑफ द स्पिरिट, ऑप्टिमिज्म ऑफ द विल। यार किस संदर्भ में आपने पूछा है ये हमें कि पेसिमिज्म ऑफ द स्पिरिट, ऑप्टिमिज्म? हमने फिर कहा कि पूरे जिसने पूछा था सेंटेंस लाइए, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है, तब ये बात अस्पष्ट है। इसने डिफाइन द ट्रेडिशनल मार्क्स थियरी एंड डॉगमेटिक थियरी। देखिए, मार्क्स के परंपरागत सिद्धांत का सीधा सा मतलब जो नो मार्क्सवाद नहीं, जो हमने पढ़ा उसका युवा विचार, बूढ़ा विचार। लेकिन कुछ लोग कहते हैं डॉगमेटिक, कुछ लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। डॉगमेटिज्म का मतलब होता है लकीर का फकीर बनना। तो मार्क्स के बाद जो भी लोग उसके पीछे गए, लेनिन, स्टालिन, लोग कहते हैं उनको, और लेनिन, स्टालिन, उन लोगों ने क्या किया, मार्क्स को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बदला। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थे वो कहा करते थे कि मार्क्स ने जो कहा है उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होगा। प्लेखानोव, ये वाज ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट। जैसे कई लोग तो धर्म में भी ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि जो धर्म में कहा गया वही एग्जैक्टली करेंगे, ऑर्थोडॉक्स। और ट्रेडिशनल का मतलब है कि जो भी परंपरागत बातें कही है सब परंपरागत मार्क्सवाद है। तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म का मतलब है जो मार्क्स को हूबहू लाना चाहते थे बिना एक परिवर्तन के। लेनिन ने मार्क्स को चेंज कर दिया कि नहीं? तो लेनिन इज अ ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म, नॉट ऑर्थोडॉक्स। प्लेखानोव इज अ ऑर्थोडॉक्स, मार्क्सवादी है। लेकिन 79 के बाद तो चाइना में साम्यवाद है या नहीं है, बड़े डिबेट का सवाल है। पॉलिटिकली कम्युनिज्म है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग, हम आगे फॉरेन पॉलिसी कहीं आपको बता देंगे या थियरी में। आधिपत्य प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या है? अरे भाई, आधिपत्य का मतलब नियंत्रण, प्रत्यक्षवाद का मतलब जो चीज दिखता है वो है। कल छठ पूजा की छुट्टी है क्या? कोई छुट्टी नहीं है। जन्माष्टमी कोई शाम को रात में होता है, तो सुबह क्लास का मतलब ही नहीं। खूब आप मनाइए। देखिए, किसी ने पूछा है कि जोसेफ फेमिया ने, एक अच्छा सवाल किसी ने पूछा है कि शक्ति के वितरण और मूल्यों के वैधानिकता के मध्य संबंध का स्पष्ट नहीं है। यानी शक्ति के वितरण का मतलब होता है पावर किसके फेवर में है, और मूल्यों की वैधानिकता का मतलब कौन सा विचार अपनाया जाए। यानी पावरफुल ही अपना विचार स्थापित कर पाएगा या कमजोर व्यक्ति अपना विचार स्थापित कर पाएगा, इस बारे में ग्रामस्की ने बहुत स्पष्ट रूप में बात नहीं कही है। शक्ति के वितरण का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, का मतलब कौन बुर्जुआ है कौन प्रोलेटरिएट है। मूल्यों की वैधानिकता का मतलब किसके विचार को स्वीकार किया जाए। इसका मतलब जो सत्ता में है वही अपना विचार दे पाएगा, या सत्ता में जो अपना विचार नहीं दे पाएगा, इसके बारे में ग्रामस्की के विचार स्पष्ट नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि वो लिखा कहाँ था, वो तो पेपर ऐसे पास कर देता था, बाद में कंपाइल किया गया। तो इस वजह से आलोचनाओं को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। अस्तित्ववाद में पशु किस वर्ग में रखा जाएगा? पशु वस्तु का ही समान है। पशु का अस्तित्व थोड़ी है, मानव का है, क्योंकि पशु का निश्चित भविष्य होता है। अच्छा बताइए, कल कोई आपकी बिल्ली है तो नोबेल पुरस्कार पा जाएगी? पशु का भविष्य निश्चित है। बिल्ली क्या है, एक दो बच्चे पैदा करेगी, इधर घूमे चलेगी, चूहा खाएगी, मर जाएगी, इतना ही तो करेगी। या बिल्ली कल के लिए कोई नया घर बना लेगी, या कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगी, कोई नई कविता लिख देगी? अरे भाई, बिल्ली है तो पशु का जीवन निश्चित है, मानव का नहीं, मानव का नहीं। किसी ने कहा साम्यवाद के पतन से मार्क्स के विचारों को प्रासंगिक मानना तार्किक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये हम मार्क्सवाद में पूरा बता देंगे, तो अभी थोड़ा इसको छोड़ दीजिए। बताओ। व्यवहारिक वाला तो और आसान है, मुझे लगा पहले नहीं समझ में आएगा। व्यवहारिक वाला सीधा है। आपको क्या चाहिए? आपका जीवन में क्या उद्देश्य है? प्रशासनिक अधिकारी बनना, अच्छा जीवन जीना, या अच्छा सरकार बनाना? अच्छा, कौन सी सरकार को प्राथमिकता दोगे? जो आपको घर दे दे, जो आपको केवल बोल बचने की आजादी दे? बोलो।
संकोच क्यों कर रही हो बताओ? अरे मैं कोई जज थोड़ी हूं तुमको डांटूंगा। क्या घर दे दे? बस यही सवाल है। इनको क्या चाहिए था? सभी, इसीलिए समाज में सबको चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए। तो कार चाहिए, घर चाहिए, तो हिटलर देगा, चीन देगा या लोकतंत्र देगा? तो अपना लो इसको। बस सीधी सी है। अभी समझ में नहीं आया? अरे भाई सीधी सी बात है। आपको अच्छा मकान चाहिए, एशियन पेंट से पुतवाना है उसको। अच्छी कार चाहिए आपको, जीवन का ही तुम्हारा पर्पज है, रोटी का भाई हमारे पास बैंक है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? यही चाहिए। यही मतलब, इसको अदरवाइज मत लेना, मैं आपके ऊपर नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब सामान्य सी बात। मानव के जीवन का आकांक्षा ये है, और हिटलर ने कहा यही आपको देना है। मानव को ये कहाँ चाहिए? हमें ये थोड़ी बनना है। अच्छा बनो, नैतिक बनो, समुदाय के लिए काम करो। समुदाय के लिए काम करोगे, कोई अपने घर के सामने बैठा है, अरे ये फुक्कड़ आदमी, अरे जान दो, कुछ नहीं करता ये। बताओ ये क्या करना है हमें? आपको क्या बनना है? अच्छा बनना है या पैसे वाला बनना है? पैसे वाला बनोगे तो कौन आएगा? किसी का स्टेट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर, एवरी स्ट्रक्चर इज ऑटोनॉमस अल्फ्यू। अरे मार्क्स की थियरी बता देंगे, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता सिद्धांत फिर आपको बताएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। थियरी में बहुत सारी चीजें हैं, बस अभी तो हमने केवल मार्क्स आपको बता दिया है। Christian का Althusser neo-Marxists still believe in old Marx, real Marx, every neo-Marxist believe in young Marx। नहीं ऐसा नहीं है। एवरी न्यो मार्क्सिस्ट बिलीव इन यंग मार्क्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नौ मार्क्सवादी, हमने फिर कहा, नौ मार्क्सवादी में फ्रैंकफर्ट स्कूल अलग है, स्ट्रक्चरल थॉट अलग है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अलग है, अलग अलग है। अभी थोड़ा वेट कर लिए, थ्योरी में आपको बता देंगे। मार्क्स अनुसार विकास की पद्धति द्वंदात्मक है, तो फिर यह क्यों कहता है कि सामाजिक परिस्थितियों से विचार निर्धारित होते हैं, जबकि विचार भौतिक तत्व दोनों एक दूसरे के प्रभाव? देखिए ऐसा नहीं है। हमने कोई भी चीज है, द्वंदात्मक का मतलब है वस्तु भी है, अपने विरोधी वस्तु को पैदा करेगी, विचार ही नहीं। उत्पादन का तरीका क्या है? सामंतवादी के उत्पादन का तरीका, अपने विरोधी विचार कौन पैदा करेगा? पूंजीवाद। पूंजीवाद उत्पादन का तरीका है, विरोधी विचार कौन पैदा? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। विचार ही नहीं, हर चीज ऐसे आगे बढ़ती है। गेहूं आपने बोया, गेहूं नष्ट हुआ, उसके बाद बाली पैदा हुई, तो हर चीज उसी क्रम में आगे बढ़ती है। अगला, मार्क्स अनुसार स्वतंत्र व्यक्ति के विकास हेतु समाज का समुदाय आवश्यक है। पूंजीवाद समाज में व्यक्ति समाज से अलग होकर अपनी क्षमता खो देता है। युवावस्था मार्क्स ने व्यक्ति को वर्ग सदस्य के रूप में चित्रित नहीं किया, बल्कि व्यक्ति के रूप में दोनों वाक्य, भाई दोनों वाक्य विरोधाभासी प्रतीत होता है नहीं, क्योंकि मार्क्स ने दोनों स्टेज में दोनों बातों को माना। लेकिन एक बात है, मार्क्स व्यक्ति को वर्ग से छुड़ाना चाहता है या वर्ग में फंसाना चाहता है? अंदर भी बाहर भी उसने यही बात की। क्या लिखा आपने? हाँ, स्वतंत्रता का विचार पहला। हन्ना आरेंट ने अपनी किताब हन्ना आरेंट ने अपनी किताब ऑन ह्यूमन कंडीशन में हन्ना आरेंट रोट हिज बुक ऑन ह्यूमन कंडीशन। हन्ना आरेंट ने अपनी किताब ह्यूमन कंडीशन में कहा कि मानव जीवन के तीन व्यवहारिक पक्ष होते हैं। मानव जीवन के तीन व्यवहारिक पक्ष होते हैं। देयर आर थ्री डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और प्रैक्टिकल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के तीन व्यवहारिक पक्ष होते हैं। पहला है लेबर। अच्छा, लेबर को आप उसका एकदम विशुद्ध अनुवाद नहीं करेंगे, श्रम, उसको लेबर ही लिखेंगे।
क्योंकि वो उनका की टर्म है। दूसरा है वर्क और तीसरा है एक्शन। So Hernan said that there are three practical activities of human life. Practical activities underline action, work and labor. और अगर इस बात को आप देखेंगे तो आप ध्यान देंगे पूरी अरिस्टोटल की बात है। हर्नान ने अरिस्टोटल की बात को फिर से दोबारा बता दिया। उसमें कोई नए पॉइंट नहीं है, नई शब्द भले आपको दिखे। तो हर्नान ने क्या कहा, व्हाट इज लेबर? तो पहले उन्होंने कहा लेबर क्या है। तो पहला, प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो कार्य करता है वो लेबर है। Any individual who want to fulfill his physical needs that comes within the category of labor. श्रम का मतलब क्या? लेबर का मतलब है जैसे आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, वो क्या है? लेबर। सुबह चाय पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर लेबर। और एक बात ध्यान देने की, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, फिजिकल नेसेसिटीज हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकल नेसेसिटी। भौतिक आवश्यकताओं कोई विकल्प नहीं बना सकता। तो अगली बात, भौतिक आवश्यकताएं प्रतिदिन पूरी करनी पड़ती हैं। फिजिकल नेसेसिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी डे। भौतिक आवश्यकताएं प्रतिदिन उनको पूरा करना पड़ता है। अगर आप देखिए, अगर फिजिकल नेसेसिटी को पूरा करने का आपके पास कोई ऑप्शन होता तो घर से कोई ऐसा कैप्सूल खा के आते कि जब तक दिल्ली रहते टिफिन लेने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन एक दिन चाय पीते हैं, दोबारा हमें फिर चाय पीना पड़ता है। तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। अच्छा, एक बात, कई चीजें हम रोज रोज नहीं खरीदते। अच्छा, कपड़ा रोज रोज खरीदते हैं, कुछ दिनों के लिए खरीदते हैं। मेज कुर्सी ऐसा रोज तोड़ते हैं, रोज खरीदते हैं। लेकिन खाना रोज चाहिए या एक दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद चाहिए? रोज चाहिए। लेकिन आप याद रखिए, लेबर मानव करता है, पशु भी करते हैं। पशु भी करते हैं। तो अगला पॉइंट, और उन्होंने माना कि मानव जीवन की यह गतिविधि पशुओं के समान है। He also said that this activity of human life is just like animals. मानव जीवन की यह गतिविधि पशुओं के समान है। This activity of human life is just like an animals. अब देखिए फिर वही बात आ गई। टोटल वाली, अब मानव पशु से अलग तो ही है। तो जब भी हम चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, उस समय हमारा काम किस जैसा होता है? पशुओं जैसा। लेकिन हम पशु से अलग कैसे होते हैं? वर्क। अगला, वर्क के द्वारा व्यक्ति स्थायी वस्तुओं का निर्माण करता है। सम परमानेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर मेड थ्रू द वर्क।
परमानेंट अंडरलाइन, तो वर्क के द्वारा हम स्थायी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखेंगे घर क्या है, वर्क है, घर का निर्माण के लिए। ताजमहल क्या है, वर्क है, क्योंकि हमने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया। अच्छा, आज तक आपने किसी पशु को घर बनाते हुए देखा है? अगर कुछ लोग बनाते भी हैं तो जैसे एक बीबर वर्ड होती है, वो बनाते भी हैं तो उनका बिल्कुल स्टाइल 5000 साल पहले से एक ही है। कौआ घोंसला बनाता है, वही उसका घर मान लीजिए। अच्छा, कौए के घोंसले के डिजाइनिंग में कोई चेंज आया? तो कौआ कब से है, आज से है, पहले से है? लेकिन मानव के रहन सहन में चेंज आ रहा है कि नहीं? देयरफॉर वर्क में हम मानव से, पशु से अलग हो जाते हैं। कि अगला, पशुओं में वर्क की क्षमता नहीं होती है। पशुओं में कार्य करने की क्षमता नहीं होती। एनिमल्स डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ वर्क। एनिमल्स डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ वर्क। लेकिन मानव का सबसे बड़ा काम क्या है? कल, आज के लिए तो कल वेस्टर्न थिंकर खत्म हो जाएगा, तो प्रीवियस में जितने भी सवाल हो आप पहले एक बार हम कंपेरिजन भी कर देंगे, तो उसके बाद फिर इंडियन थिंकर पढ़ के आइएगा।